Hi everyone, चलिए today we're going to start with chapter number 1. ठीक है, तो chapter number 1 में सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज जो आप लोगों को पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 1 में, और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसमें से आने वाले वो हम सब कवर करेंगे। और हम कवर करने वाले हैं मॉड्यूल से, तो आप लोगों के पास जोन से भी नोट्स हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पढ़ना किस तरीके से हमें चैप्टर नंबर 1 इजी स्टैंडर्ड है, डेफिनेशन है, ऑडिट क्या होता है, मीनिंग क्या है, बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, मतलब बिल्कुल बेसिक है। और मैंने जैसे हमारा फास्ट ट्रैक शुरू हुआ है तो मैंने ऑडिट तो 300 वाली क्लास के साथ ही जो हमारा लेक्चर नंबर 1 आप देखेंगे उसी में बता दिया था। ऑडिट की डेफिनेशन वहां बता दी थी, रीजनेबल एश्योरेंस वहां बता दी थी, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बारे में वहां बता दिया था। वही सारी बातें यहाँ रिपीट होंगी, तो हम उसको जल्दी जल्दी निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, पर्पस हमारा ये है कि इसके अंदर से कोई भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है जो पेपर में डायरेक्टली आ सकता है, वो हमसे मिस ना हो जाए। तो ये प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ने वाला क्या है, चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर हम इस तरीके से करेंगे, जहां जहां मैं क्वेश्चन मार्क कराऊंगा वहां क्वेश्चन लिखेंगे, और उसके नीचे जो मैं पॉइंट्स मार्क कराऊंगा वो आंसर होगा। जो कीवर्ड्स मैं हाईलाइट करता जाऊंगा दैट विल बी द कीवर्ड्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, और वो आपको अपनी बुक में भी मिल जाएंगे इजीली। क्लियर? चलें शुरू करें। चलो, तो चैप्टर नंबर 1 करते हैं। सर क्या लाइट सा चैप्टर है? बिल्कुल लाइट सा चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट हो। जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं आपको समझाने के लिए हूं। ठीक है, चलो हाँ जी, तो चलिए चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। सर चैप्टर नंबर 1 का पहले तो नेम क्या है? चैप्टर नंबर 1 का नेम बिल्कुल है सिंपल। क्या सर? नेचर की बात करेगा, ऑब्जेक्टिव की बात करेगा, एंड स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करेगा। मतलब आपको समझाएगा कि ऑडिट का नेचर क्या होता है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑडिट को कितना हमारा स्कोप में आता है। मतलब बीइंग एन ऑडिटर क्या हमको सब कुछ ऑडिट करना होता है, क्या कितना ऑडिट करना होता है, कितना ज्यादा ऑडिट करना होता है, कितना कम ऑडिट करना होता है, सारे एरियाज हमारे स्कोप के अंदर आते हैं कि किस लिमिट तक हम लोगों ने जाना है। हमारी लिमिट कौन सेट करता है? चैप्टर नंबर 1 सेट करता है, जो आपको गाइड करेगा। सर इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट वेरी सिंपल, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, और इन टॉपिक्स को की इंपॉर्टेंस बढ़ती कैसे, ये टॉपिक्स आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा पूछेंगे कि जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स के लेट्स से एरियाज हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव कितने तक लिमिटेड है। उसके अलावा वाले पॉइंट्स आपको पेपर में लिख के आने की, जैसे नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं कि नॉट अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो क्या नहीं है ऑब्जेक्टिव का पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। तो इसलिए ये टॉपिक एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव से छोटे छोटे एरियाज में आपको क्या देगा, कॉन्फिडेंस देगा। चलो फिर सर लिमिटेशंस पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि हम रीजनेबल एश्योरेंस की बात करते हैं सर ऑडिट के अंदर, और ऑडिट में हमें मिलती है, हमें क्या बोला गया है, रीजनेबल एश्योरेंस बोला गया। एब्सोल्यूट क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि अपने आप में ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, और नहीं किया जा सकता तो किसी भी चीज को क्या नहीं बोल सकते, एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात वहां पे हम नहीं कर सकते, ये भी सीखेंगे। फिर सर ऑडिट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, बिल्कुल एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होते हैं, ये आप लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला रीजनेबल एश्योरेंस, तो क्या एक ही तरह की एश्योरेंस होती है या और भी ज्यादा होती है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस होगी, लिमिटेड एश्योरेंस होगी, ये क्या चीजें होती है, इनका मतलब क्या, ये समझेंगे। फिर डिफरेंस समझ लेंगे इनके बीच में। उसके बाद पर्पस और क्वालिटी स्टैंडर्ड समझ लेंगे। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में सर क्या आता है, सबको पता है, हमारा SQC 1 आता है, हमारे को ये क्वालिटी स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं है। तो SQC 1 के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, पर ये ज्यादा कहां सीखेंगे SQC 1 को, जब हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसमें हम 220 के साथ में SQC 1 पढ़ेंगे, वहां पे क्लियर करेंगे इसको। तो यहाँ पे ये बिल्कुल बेसिक समझाएगा कि क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना होता है। और उसके बाद हमारे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है और एंगेजमेंट है। चलिए सर ये हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया। तो सर हमने क्या मीनिंग समझा दो। SA 200 इसके अंदर आता है, बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 में आपको SA 200 मिलेगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीखना। सर SA 200 सीख लेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप भी सर तैयार है, नीड्स एंड बेनिफिट्स भी सर ठीक है, क्वालिटीज क्या होती है ऑडिटर की, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं, और ऑडिट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ ऑडिट किया जाता है, इसके बारे में भी सीखेंगे। ठीक है सर जी, तैयार है हम ऑडिट के लिए? बिल्कुल सर। चलो चैप्टर नंबर 1 अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। सर सबसे पहले सर मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग के बारे में बात करते हैं। चलो जी, मैं मार्क करूंगा, आप लोगों के पास जोन सी बुक है वहां पे उसको टिक कर देंगे। सिंपल डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी ही है, इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं है, ये मैंने चैप्टर नंबर वहां पे भी कवर करी थी। क्या सर ऑडिट क्या होता है? सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है। इंडिपेंडेंट क्यों होती है? क्योंकि जो ऑडिटर होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो ना तो मैनेजमेंट का बंदा होना चाहिए, ना वो शेयर होल्डर का बंदा होना चाहिए, ना वो कंपनी के साथ उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब ऐसी पार्टी जो कंप्लीटली क्या है, इंडिपेंडेंट है सबके लिए। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं कौन? द फाइनेंशियल, किसकी करते हैं सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता यहाँ पे, याद रखना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आता है, क्योंकि उसमें सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाती है, एनी अदर भी।
ठीक है सर। तो इसका मतलब ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। फिर उसके बाद वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। तो या तो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो भी सकती है, नहीं हो सकती। ये कहां पे यूज हुआ था सर हमारा वर्ड, ये हमारे को डिफाइन करता है जो हम बोलते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसमें एप्लीकेबल वाला वर्ड है वो यहां से आता है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी तो उसके लिए हो सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलग हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होंगे, अलग होंगे। तो जोन सा भी एप्लीकेबल होता है, इसलिए वो जो वर्ड दिया गया है AFRF उसे बोलते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वो कहां से आता है, यहां से। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। तो कंपनी किसी भी साइज की हो सकती है, छोटी बड़ी, किसी भी लीगल फॉर्म की हो सकती है, मतलब कंपनी हो, उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, LLP हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। वेन सच एन एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है, ऑडिटर जो कर रहा है एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, किस लिए वो कंडक्ट कर रहा है, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। तो हमारा काम है सर, हमारा काम है एक्सप्रेस करना ओपिनियन। ओपिनियन को याद है सर, हमें आपने ये भी बताया था कि ओपिनियन के लिए ऊपर जाना पड़ेगा कि उसके लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, जो हमें क्या दे, रीजनेबल एश्योरेंस भी दे। तो ये सारा ओपिनियन वाला टर्म्स आपस में याद रखनी है, बाकी टर्म्स आपस में याद रखनी है। तो मतलब सर प्रॉफिट ओरिएंटेड और इससे तो बन गया AFRF। ओपिनियन से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का कांसेप्ट आ जाता है, रीजनेबल एश्योरेंस का। मतलब इस डेफिनेशन में बहुत सारे कांसेप्ट है। यस, एक इंडिपेंडेंस का कांसेप्ट छुपा हुआ है, AFRF का कांसेप्ट छुपा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपका रीजनेबल एश्योरेंस और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का कांसेप्ट भी छुपा हुआ है। तो एक डेफिनेशन इतने सारे कांसेप्ट लेके आती है। एम आई क्लियर? यस सर। चलो, तो सर ये क्या, ये एक्सप्लेन कर रखा है, बिल्कुल। इसको और थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कैसे करी जाती है कि जो भी इंडिपेंडेंट, जो भी पर्सन होगा, जो भी जजमेंट ऑफ पर्सन होगी, इट्स नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशर और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। मतलब आपने किसी की भी डायरेक्शन से ऑडिट नहीं करना है, आपको अपने डायरेक्शन से ऑडिट करना है, आपको इंडिपेंडेंट रह के क्या करना है, ऑडिट करना है। आपको कोई भी बायसनेस नहीं रखनी, आप किसी से इफेक्ट नहीं हो सकते, कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई थ्रेट नहीं हो सकता आपके ऊपर। आपको वैसा उस हिसाब से क्या करना होता है, उसे बोली जाती है आपको प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंट होकर ऑडिट करना। इंडिपेंडेंट इंक्रीज ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली विदाउट क्रीपिंग इफ एनी ऑफ द बायसेस। तो कोई भी आपको बायसनेस वगैरह रख के ऑडिट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि अगर पर्सन, उसके ब्रदर उसका रिक्वेस्ट करता है कंपनी को ऑडिट करने का, तो क्या वो अपनी ब्रदर की कंपनी को ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। वहां पे आप रिलेशनशिप में आ जाओगे, आप रिलेशनशिप हो उसके अंदर इन्वॉल्व है आपका पर्सनल। उसके बाद अगर आपने शेयर इन्वेस्ट कर रखे कंपनी के अंदर, तो नहीं सर। अगर आपने शेयर इन्वेस्ट कर रखे तो आपको तो बल्कि मैटर करेगा, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाए, आप शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़े, तो इसका मतलब आप तब भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते जब तक आप कंपनी से किसी भी फॉर्म में अटैच हो। ठीक है सर। फिर दो एंटिटी हुज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एग्जामिन्ड। क्या वो जो एंटिटी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जामिन होनी चाहिए वो कोई नॉर्मल कंपनी होनी चाहिए, कोई और नहीं हो सकती, कोई भी हो सकती है। हमने पढ़ लिया क्या सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एनजीओ भी हो सकती है, चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो सकती है। सर अगर ये नहीं हो सकती होती तो चैप्टर नंबर 9 जो आपका है, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंट एंटिटीज वाला, उसके ऑडिट की बात कहां से आती? सही बात है सर। तो चैप्टर नंबर 9 में जो डिफरेंट एंटिटीज की बात करी है हमने, वो यहीं से तो आया कि किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, हम लोग ऑडिट कर देंगे। तो सर कौन कौन सी हो सकती हैं? पार्टनरशिप होगी, LLP होगी, प्राइवेट कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी होगी, कोई भी सोसाइटी होगी, कोई भी ट्रस्ट हो गया, किसी का भी ऑडिट किया जा सकता है। किस लिए करना होता है सर? एक्सप्रेस करने के लिए ओपिनियन। एम आई क्लियर? यस सर। फिर हमें समझनी पड़ती है एक और चीज, मैंने आपको समझाई थी क्या, कि जो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करके देती है, क्योंकि हम इन्वेस्टर ने तो पैसा लगाया होता है कंपनी के अंदर, उन्हें चाहिए कि भाई हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, बताओ फाइनेंशियल कंपनी ने कौन से एसेट है, कंपनी पे क्या ले रहा है, आपने हमारे पैसे के साथ क्या किया। वो क्वेश्चन का आंसर कहां है? वो क्वेश्चन का आंसर यहां है कि जो तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, प्रेजेंटेशन करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो इन्वेस्टर किससे मांगता है? मैनेजमेंट से। तो बनाने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी? सर मैनेजमेंट की होगी। इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एंटिटी। मैनेजमेंट की क्या होती है? रिस्पांसिबिलिटी होती है क्या करना? प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ऑडिटर को एक्सप्रेस करना ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द मींस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसे एक ऑडिट रिपोर्ट देनी है जो हमेशा रिटर्न होती है। रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट में वो उसके ऊपर क्या देता है? अपना ओपिनियन देता है। अब आता है आप लोगों को जो मार्क करके चलना है, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा रेड से, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करके चलेंगे। अब हम बात करेंगे इसके आंसर की। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में फिर हम आंसर करते हैं सर। अब आंसर क्या है सर? ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सर इतनी सी बात बोल रहा है क्या सर, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होनी चाहिए वो मिसलीड नहीं करनी चाहिए किसी को भी। कि वो मिसलीड कैसे नहीं करेगी? तो कैसे क्या पढ़ना है? इसका आंसर पढ़ना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। हाउ कैन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी मिसलीडिंग? ऑडिटर कैसे कंफर्म करेगा, कैसे चेक करेगा? तो जिसके पास भी फाइनेंशियल जा रही है, जब मैनेजमेंट जब बना के दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मिसलीडिंग ना हो, इसको कैसे मानते कि वो मिसलीडिंग नहीं होगी? तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाओ, अपने 11th 12th के बेसिक्स पे चले जाओ, वहां पहुंच जाओ जो आपने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपकी बनती है तो कैसे बनती है उसके बारे में बात करते हैं। क्या उसके अंदर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है? क्या जर्नल एंट्रीज करते हैं हम अकाउंट्स बनाने के लिए? बिल्कुल। तो कह रहा है जब भी
भी आपने अकाउंट्स बनाने हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज आपके पास होनी चाहिए। आपको जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे अकाउंट्स फॉर्म करने हैं, नंबर 1। बिल्कुल। उसके बाद जो भी आपने जिसके बेसिस पे भी आप बुक्स में एंट्री कर रहे हो, जो जर्नल एंट्री बना रहे हो, उसके पीछे उसका एक एविडेंस भी तो होगा ना, जिसके बेसिस आपने जर्नल एंट्री बनाई होगी, डेबिट क्रेडिट किया होगा। बिल्कुल। तो वो सपोर्टेड होना चाहिए किससे? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से। मतलब एक इनवॉइस होना चाहिए जर्नल एंट्री का, वो जर्नल एंट्री सबूत होनी चाहिए किसका? उस अकाउंट में एंट्री जाने का। मतलब सर पहले आता है एक इनवॉइस होना जिसके बेसिस पे जर्नल एंट्री बना ली, पहला पॉइंट। फिर उस जर्नल एंट्री के बेसिस पे अकाउंट में एंट्री कर दी, दूसरा पॉइंट। बिल्कुल। उसके बाद जो भी आप बुक में एंट्री करते हो क्या नहीं होनी चाहिए? कोई भी ओमिटेड नहीं होनी चाहिए कंपाइल करते हुए, मतलब आपने सारी की सारी एंट्रीज डालनी है, नंबर 3। फिर उसके बाद जो भी आप स्टेटमेंट बना रहे हो पूरी की पूरी क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ साफ दिखनी चाहिए हर नॉर्मल लेमैन को। सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स होंगे, जरूरी नहीं है वो सीएस होंगे, ठीक है ना, नॉर्मल जनता भी होगी, तो उनके सामने भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हो तो उन्हें समझ आनी चाहिए, ठीक है सर। उसके वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट डालते हैं उसकी क्लासिफिकेशन का आपको ध्यान रखना है, उसकी प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, उसके डिस्क्लोजर का ध्यान रखना है। मतलब ओवरऑल कहना क्या चाह रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर लेना। और अगर मैं बड़े वर्ड में बोलूं तो AFRF फॉलो कर लेना। तो अगर सोचा जाए आप इतना कुछ पढ़ चुके अब तो ये चीज आपके लिए इतनी बेसिक हो गई है क्या कि सर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनी होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर डिस्क्लोजर APCD बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ऐसे बोलो। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 133 के हिसाब से ये 2 सेक्शन लगते हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 133 और 129 में जैसे बुक्स मेंटेन करनी है, ये दोनों आपके यहाँ पे होने चाहिए। और जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होनी चाहिए वो क्या देनी चाहिए एंड में सर? ट्रू एंड फेयर पिक्चर देनी चाहिए। किसकी सर? एसेट एंड लायबिलिटीज की। और जो भी आपके ऑपरेशनल रिजल्ट का मतलब सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एसेट एंड लायबिलिटीज का मतलब सर बैलेंस शीट। और इसके साथ में क्या कैश फ्लो भी आती है? बिल्कुल आती है। तो सारी की सारी बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स है, पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए। क्या ये क्लियर है? 5 नंबर का कोई पॉइंट बन सकता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, भूल सकते हो पेपर में मार्क कर लेना कि कब कब कैसे मानेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है। अगर प्रॉपर जनरल एंट्रीज होंगी, अगर प्रॉपर बुक्स में एंट्री करी, उसके बेसिस पे अकाउंट्स में एंट्री करी गई होगी, कुछ मिस नहीं हुआ होगा, क्लियर होगी। क्लियर होने के बाद क्या रह गया मेरा? उसके बाद में प्रॉपर तरीके से AFRF के हिसाब से बनी होगी। इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे होंगे आपने, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपने फॉलो करा होगा, और लास्ट में वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा होगा, ठीक है सर। सर क्या ऑडिटिंग एश्योरेंस प्रोवाइड करती है? बिल्कुल करती है। तो इसका मतलब बेसिक नेचर लाइज इन प्रोवाइडिंग एश्योरेंस टू द यूजर। यस। मतलब अगर मेरी स्टेटमेंट, अगर मैं किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नॉर्मल मानूं और ऑडिट मानूं तो उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा? जैसी वो ऑडिट हो जाती है वो क्या कर देती है? कॉन्फिडेंस ऐड कर देती है यूजर को कि अच्छा ये ऑडिटेड है, इसका मतलब ऑडिटर ने इसको अच्छे से चेक कर लिया होगा और उसने जो बोला होगा फिर उसे चेक करके ही बोला होगा। तो अगर वो बोल रही है अच्छी है तो अच्छी ही है। इसका मतलब लोग हमारे किसके ऊपर, हमारे ऑडिट करके साइन करने के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं कि वो एक नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो पेपर में बनी हुई है, साइन होने के बाद उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। सच एश्योरेंस लेंड्स टू क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस करती है, ये यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या आता है सर? सर क्या ऑडिट सिर्फ अपने आप में एक सब्जेक्ट है या वो इंटरलिंक्ड है बाकी सबके साथ? ऑडिट इतना प्यारा सब्जेक्ट मुझे क्यों लगता है? वो इसीलिए मुझे लगता है इतना प्यारा सब्जेक्ट सर क्योंकि ऑडिटर के पास हर किसी सब्जेक्ट की क्या होती है? नॉलेज होती है। मैं ये नहीं कह रहा हर किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट हमारे पास हर किसी सब्जेक्ट की इनफ नॉलेज होनी चाहिए, या फिर जहां जहां पे हमें लगे कि हमें और नॉलेज की जरूरत है वहां पे हम क्या करते हैं? और नॉलेज क्या करते हैं? गेन करते हैं। कैसे सर? क्या उसे अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए? बिल्कुल। आपके सामने जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आएंगी, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे चेक करोगे अगर अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है? बिल्कुल। वो लॉ की बात कैसे करोगे जो हम सेक्शंस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल। बिहेवियरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की नॉलेज भी चाहिए। डेटा के ऊपर भी ऐसा तो नहीं सारी कंपनीज विदाउट डेटा मिलेगी, डेटा मिलेगी। आईटी कंपनी का ऑडिट आएगा, डेटा ड्रिवन, डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए आपको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जॉब पढ़ते हैं इंटर के अंदर, FM के बारे में, SM के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। क्या सर एंड ऑफ द डे समझा जाए तो ऑडिट के सारे सब्जेक्ट, इसमें कॉस्ट नहीं आएगा? कॉस्ट भी आएगा आपको, पर क्या कॉस्ट प्रॉपरली कॉस्ट अकाउंटेंट करता है? यस। लेकिन क्या कॉस्ट आपके पास होगी तो वो कॉस्ट के बारे में मेथड्स पता होने चाहिए, बिल्कुल पता होने चाहिए। तो एंड ऑफ द डे क्या ऑडिटर एक ओवरऑल कंप्लीट नॉलेजेबल हो सकता है? सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेके बनता है, बिल्कुल बनता है। चलो सर समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं सर तो मैंने इसलिए क्वेश्चन भी नहीं डाला इसके ऊपर। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग की बात करें तो अब ऑडिटर को क्या करनी पड़ती है? रिव्यू करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऑडिटिंग अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। लॉ के अंदर गुड नॉलेज ऑफ द बिजनेस लॉ, जो बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट लॉ आप लोग पढ़ते हो, वो सारी आ गई। इकोनॉमिक्स के अंदर फेमिलियर विद द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंट, आपको इकोनॉमिक एनवायरमेंट के वजह वो अंडरस्टैंडिंग ले रहे होगे बिजनेस की, क्लाइंट की, आपको इकोनॉमी के बारे में ओवरऑल पता होना चाहिए। ये तो सीए से एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है ना, ऑडिटर की बात नहीं है। चार्टर्ड से एक्सपेक्टेड है कि आपको इकोनॉमिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोगों से डील कर रहे हो, ड्यूटी से डील कर रहे हो, टू ऑडिटर टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, कि आपको कैसे, तो आपको लोगों के साथ बिहेवियरल साइंस चाहिए कि आपको कैसे अपने काम करने हैं और सामने वाली इतनी बड़ी मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करना है, तो आपको बिहेवियरल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। फिर ऑडिटर एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज ऑफ द स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, कंक्लूजन एंड मैथमेटिक्स
फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री, तो कहीं ना कहीं आपको कई जगह पे ऐसा आता है जहां पे आपको बोला जाता है विच एवर इज लोअर, विच एवर इज हायर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कहीं बात करें तो वहां पे आपको मैथमेटिक्स नॉलेज यूज होती है, तो वो भी आपको होनी चाहिए, और सैंपलिंग के लिए आपको स्टैटिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी ऑडिटिंग जो आप करते हो, डेटा प्रोसेसिंग का जो हमारा ऑडिट होता है उसके लिए आपको चाहिए होती है डिसिप्लिन। उसके बाद ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल टेक्निक्स, वर्किंग कैपिटल के बारे में, फंड्स फ्लो रेशियो, कैपिटल बजटिंग, ये सारे टॉपिक आपके किस में आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं, इसकी नॉलेज चाहिए। और साथ में गुड ऑडिटर इज नो हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट एंड हिज बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, कॉस्ट सेटअप। अब आप जब वो वाली को नहीं आती, जब आप रैप लगाने जाते हो, सर एक सेकंड वापस कहां जा रहे हो, 300 के लेक्चर नंबर 1, सर मैं रैप लगाने गया, पहले मैंने इंक्वायरी करी, छोड़ दो। दूसरा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, सर वो ऑब्जर्वेशन कैसे करता हूं मैं, अब मैं ऑब्जर्वेशन ही तो करूंगा ना प्रोडक्शन की, कि वैसे काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, और ऑब्जर्व कर रहा हूं। जब मुझे नॉलेज ही नहीं होगी किसी बिजनेस के बारे में कि उनका कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होता है, तो मैं क्या ऑब्जर्व करके निकालूंगा उसमें गलती है या नहीं है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन तभी काम आती है जब मुझे क्या होती है, नॉलेज होती है प्रोडक्शन और मार्केटिंग एरियाज की। क्या ये क्लियर है? यस सर। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। दोबारा मार्क लो तुम्हारे सामने ताकि तुम लोगों के पास भी आइडिया रहे। ठीक है सर, थैंक यू सर, आप इतने अच्छे हैं सर। ये तुम लोग तो नहीं बोल रहे हो, मुझे पता है। चलो सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट, इसकी बात करते हैं। सर ऑब्जेक्टिव्स क्या सिंपल है, बिल्कुल सर, के ज्यादा याद रखने नहीं सर, क्या 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं? हाँ सर। सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्टेन करना रीजनेबल अश्योरेंस। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्टेन करना रीजनेबल अश्योरेंस। किस क्या सर? कि वेदर जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो हैं फ्री होनी चाहिए किससे? मटीरियल मिसस्टेटमेंट से। अब मटीरियल मिसस्टेटमेंट कितने तरीके की याद आई थी, हमने बताया था कि किससे फ्री होनी चाहिए? 2 से। वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो मतलब क्या, पहले बात तो मेरे को चाहिए कि मुझे क्या चाहिए सर? रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए अबाउट कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड या एरर। तो फ्रॉड और एरर से फ्री होनी चाहिए। देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस, तो मैंने तभी तो मैं ओपिनियन दे पाऊंगा जब मैं ये मानूंगा कि हाँ यार इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है, कुछ भी एरर नहीं है, कुछ भी फ्रॉड नहीं है, इसका मतलब कुछ भी मटेरियल नहीं है, तो मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होनी चाहिए, मतलब पॉइंट ये है कि मटेरियल में चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे भी रही है, बट क्या वो सारे मटेरियल सेट में जैसी बनी होनी चाहिए वैसी बना के दी भी हमें या नहीं, मतलब इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब कि जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे को क्या देनी चाहिए? रीजनेबल एश्योरेंस देनी चाहिए। किस बात की? कि मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट से बिल्कुल फ्री हूं, ना तो मेरे में कोई फ्रॉड है, ना मेरे में कोई एरर है, और तू चाहे तो अपना ओपिनियन दे सकता है। एम आई क्लियर? यस सर। और दूसरा क्या कि वो अगर मैं ऑडिट की बात कर रहा हूं यार, तो रिपोर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और वो मुझे कैसे ऑडिट करनी है? एसएस के बेसिस पे मुझे क्या करनी है? उसे कम्युनिकेट और ऑडिट करना है। ठीक है सर। एन एनालिसिस ऑफ द अबव ब्रिंग्स आउट द फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली। बेसिकली जो हमने ऊपर पढ़ा उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके बता देगा। इसको कहां से पढ़ सकते हैं? इसको यहां से पढ़ते हैं। आइए सर, पहला रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, बिल्कुल। क्या एज अ होल फ्री फ्रॉम हो? बिल्कुल सर। रीजनेबल जो हमारे हम गेन करते हैं क्या सर? रीजनेबल एश्योरेंस हम लेके आते हैं ओपिनियन बनाने के लिए कि हम उसको किसके बेसिस पे लेके आते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड हुई है क्या वो एज पर एएफआरएफ हुई है? बिल्कुल। तो पहले नंबर पे आ गया कि फ्री और क्या नहीं होना चाहिए, मैं लिख ही देता हूं यहां पे कि पहले नंबर पे आ गया फ्रॉड और एरर नहीं होना चाहिए। क्लियर? यस सर। दूसरे नंबर पे एज पर एएफआरएफ होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद ऑडिटर को क्या करना होता है? रिपोर्ट करनी होती है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। और वो क्या करेगा? किसके बेसिस पर रिपोर्ट करेगा? जो भी उसके एविडेंस मिले होंगे। मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं ऑडिट फाइंडिंग्स, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बिल्कुल। तो ये यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पे कहना चाह रहा हूं रिपोर्टिंग। तो सर ऑडिटर बेसिकली रिपोर्ट करता है किसके बेसिस पे? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे। वो किसके ऊपर ढूंढता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? एएफआरएफ के हिसाब से बनी होनी चाहिए और उसके अंदर कोई भी फ्रॉड और एरर नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर? यस सर। आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल। क्या मुझे कम्युनिकेट करनी पड़ती है रिपोर्टिंग? बिल्कुल। क्या मुझे सबको मैं देता हूं रिपोर्ट कि मैंने रिपोर्ट बनाई है या ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाई है, सबकी रिपोर्ट, ये कंपनी की रिपोर्ट है, क्या कम्युनिकेट करूंगा? बिल्कुल। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और जैसे मुझे स्टैंडर्ड्स करने को कहता है उस तरीके से मैं अपनी रिपोर्ट को, जब वो मुझे बोलता है टीसीडब्ल्यूजी को आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, मैं टीसीडब्ल्यूजी को करूंगा। जब वो मुझे कहता है इसके अंदर आपको अपनी फाइंडिंग्स डालनी पड़ेंगे, फाइंडिंग्स डालूंगा। मतलब मेरी रिपोर्ट किसके हिसाब से रेडी होती है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से रेडी होती है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये कहना चाह रहा है कि जो भी करना किसके हिसाब से करना? एसएस के हिसाब से करना। एम आई क्लियर? यस सर। चलो सर, स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करते हैं। स्कोप कि हमारा ऑडिटर का स्कोप कितना होता है? क्या हमें सब कुछ ऑडिट करना होता है? मतलब मैनेजमेंट में जो कुछ हुआ, जैसा कुछ हुआ, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मुझे सब कुछ क्या करना है, मेरे स्कोप में है, या मुझे कुछ ऑडिट करना है, कुछ ऑडिट नहीं करना, और उसके बीच में वो लाइन कहां है?
क्या डिसाइड कर रहा है कि मैं कहां तक ऑडिट करूंगा। तो द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। तो सर देखो कहानी तो यही है कि मुझे एंड ऑफ द डे क्या देना है, यूजर को कॉन्फिडेंस देना। जो भी इंटेंडेड यूजर होगा, जो उस बैलेंस शीट, जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कॉन्फिडेंस उसको आता है ऑडिटर के सिग्नेचर से, ठीक है। और वो कौन हो सकता है, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी, बैंकर एक्सेट्रा, क्या सारे हो सकते हैं, बिल्कुल। अब उनको कब आएगा, जब उन्हें लगेगा क्या कि ऑडिटर बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, एक तो इसमें सारे का सारा कोई फ्रॉड और एरर नहीं है और ये एज पर एफआरए बनी हुई है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ के बेसिस पे उन्हें क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मतलब शेड्यूल 3 प्रॉपर तरीके से फॉलो हुआ है, ये भी ऑडिटर को बताना पड़ेगा हुआ या नहीं हुआ, मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस तो हमसे चाहिए। तो सर हमारा स्कोप कहां तक जाता है, ये क्वेश्चन आता है। सर कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एडिक्वेटली टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द। अब देखो इसमें कितना इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। की सर देखो हमारी जो कहानी, हमारा जो स्कोप घूमेगा ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इर्द गिर्द ही रहेगा। मैं और सारी चीजों में नहीं जाऊंगा। इंटरनल कंट्रोल्स क्या मेरी प्राइमरी ड्यूटी होती है, नहीं होती। मेरे को क्या उसके ऊपर, वो इंटरनल ऑडिटर का काम है इंटरनल कंट्रोल्स को वेरीफाई करके चेक करके रिपोर्ट देना। मेरे को कभी भी ऑडिट क्या नहीं देनी होती, इंटरनल कंट्रोल से मैं कोई रिपोर्ट नहीं देता। हाँ, इंटरनल कंट्रोल्स अगर मैं कोई चेक करते करते मुझे कहीं इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर कोई डेफिशिएंसी नजर आ रही होगी, मैं बताना जरूर अपना कर्तव्य समझता हूं कि हाँ मुझे कम्युनिकेट करना है, बट क्या वो मेरी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे स्कोप का पार्ट बनता है? नो सर, नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए मेरी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड जो भी होगा मैं करूंगा। बट क्या इंटरनल कंट्रोल्स मेरे लिए एज एन ऑडिट जरूरी है जानने? बिल्कुल जरूरी है। हम पढ़ के आए 300 में कि उसकी डिजाइन, उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी मेंटेनेंस मेरा काम आसान करती है ये जानने में कि कहां मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाना है या नहीं लगाना, उसके लिए जरूरी होते हैं, ठीक है सर। उसके बाद सेकंड आता है रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द रिलायबल एंड सफिशिएंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मुझे क्या चाहिए, इज रिलायबल और सफिशिएंट बेसिस होना चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। की आपने जो भी बनाई है और मैंने ऊपर पढ़ा कि जर्नल एंट्री चाहिए, उसके लिए बिल चाहिए, उसके लिए आपने अकाउंट से प्रॉपर एंट्री करी हो, मुझे उसकी रिलायबिलिटी और सफिशिएंट बेसिस होना चाहिए आपके पास कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे ड्रॉ करी है, ठीक है सर। ऑडिटर मेक जजमेंट ऑफ द रिलायबिलिटी सफिशिएंसी बाय मेकिंग अ स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। तो ऑडिटर क्या देखता है, ऑडिटर देखता है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम कंपनी को बोलता है उस हिसाब से आपने एंट्रीज वगैरह सही तरीके से करी है या नहीं करी है। और लास्ट में वो क्या कहता है कि आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर किया होना चाहिए फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसी कोई नहीं होनी चाहिए जो आपने छुपाई हो, अपने पास रखी हो या मैनिपुलेट करके दिखाई हो, नहीं, प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोजर किया या नहीं किया, ठीक है ना। ही शुड कीप इन माइंड द एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इन दिस। तो मतलब उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है और जैसे शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं किसके लिए, डिस्क्लोजर के लिए, वो देखना है कि प्रॉपर डिस्क्लोजर किसने किया, मैनेजमेंट ने किया या नहीं किया। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल होती है, तो मैनेजमेंट को ही ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या करा हो, चूजिंग द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने चूज करी हो, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट के लिए जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी लगानी थी उन्होंने सही लगाई हो, अकाउंटिंग एस्टिमेट उन्होंने सही लिया हो, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर सही किया हो। क्या आ रहा है, एएफआरएफ के हिसाब से होनी चाहिए ना यार, सिंपल है, एपीएडीएई पढ़ा था ना, बस वही है यहाँ पे। तो बेसिकली सर 3 पॉइंट आ गए। पहले नंबर पे कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब रेलेवेंट वही होगा जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट होगा, वो वाला सारा मेरे एस्पेक्ट में आता है कवरेज में, यस सर। उसके बाद जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे वो रिलायबल होनी चाहिए, मतलब सफिशिएंट एंड रिलायबल तरीके से बनी होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, मतलब। और तीसरा प्रॉपर डिस्क्लोजर उसके अंदर होना चाहिए। क्लियर है सर? यस सर। चलो अब आता है एमसीक्यूज के लिए कि जो आपका स्कोप होता है वो क्या इंक्लूड नहीं करता। अभी आपने पढ़ा कि सारा का सारा आपके स्कोप में होना चाहिए, जो भी रेलेवेंट होना चाहिए वो होना चाहिए, ये तो पढ़ लिया, पर सर कोई लाइन भी तो होनी चाहिए ना, कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए। और यहां से पढ़ते हैं सर वो क्या कह रहा है, ओवरव्यू बता दो स्कोप ऑफ ऑडिट का। तो क्या ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट वाले, यस सर। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस सर। प्रॉपर डिस्क्लोजर, यस सर। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या मैं एक्सप्रेस करता हूं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अपना ओपिनियन? बिल्कुल करता हूं सर, जब मुझे रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगी, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे, मेरे को पता चल जाएगा फ्रॉड और एरर नहीं है, एएफआरएफ के हिसाब से बनी है, क्या मैं ओपिनियन देने के लिए रेडी हूं? तो डेफिनेशन नहीं बोला था, हां सर तैयार हूं। अब आता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन की रिस्पांसिबिलिटी, क्या मैं ले सकता हूं, मेरे स्कोप में आती है? नहीं सर। किसके स्कोप की होती है? मैनेजमेंट की। ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंपिटेंस ऑफ ऑडिटर, जो ऑडिटर का काम नहीं है वो ऑडिटर उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेगा। जैसे मैंने बोला इंटरनल कंट्रोल्स को के ऊपर रिपोर्ट देना, क्या मेरी रिस्पांसिबिलिटी में आता है? नहीं सर। उसके ऊपर ओपिनियन देना, क्या मेरी रिस्पांसिबिलिटी में आता है? नहीं सर। उसको मुझे ये चेक करना है कि मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जाते अगर मुझे कोई इंटरनल कंट्रोल में कुछ नजर आया, मैंने उसे देख लिया, लेकिन क्या मैं स्पेसिफिकली इंटरनल कंट्रोल देखने गया? नेवर। एक्सप्रेस इन ऑथेंटिकेशन, क्या मैं डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करता हूं? नहीं सर, मैं डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट नहीं करता हूं, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं होता हूं। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, क्या इन्वेस्टिगेटर होता हूं मैं? नहीं सर, आप इन्वेस्टिगेटर नहीं होते हो। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर होता है जो डीप जाके और पर्टिकुलर एरियाज को क्या चेक करते हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। हम लोग तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं और हम मान के चलते हैं कि मैनेजमेंट ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी होगी वो सही होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर का काम नहीं है। इन्वेस्टिगेटर
इन्वेस्टिगेटर उल्टा सोचता है, वो सोचता है यहां पे पक्का कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे इन्वेस्टिगेट करनी है, लेकिन हम ऐसा सोच के नहीं जाते। हम मैनेजमेंट की दी हुई बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डेफिनेटली सही मान के ऑडिट करते हैं। हाँ, बीच में हमें करते करते कुछ गलत लगेगा या कुछ सही तरीके से नहीं होगा तो हमारा काम है उसको रिपोर्ट करना। एम आई क्लियर? ये क्वेश्चन आप करके देख सकते हो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, आता है फिर उसके बाद अगला टॉपिक सर इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्यों आया था? क्योंकि हमें रीजनेबल एश्योरेंस देनी पड़ी, एब्सोल्यूट दे नहीं पाए। ना देने के क्या रीजंस हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो सर अब क्वेश्चन आता है हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे पाते? व्हाई ऑडिटर लिमिटेड टू रीजनेबल एश्योरेंस, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पूछना चाह रहा है कि क्या ऐसी लिमिटेशंस है जो तुम्हें रोक रही है, रीजनेबल पे हमें लाके रोक देती हैं, एब्सोल्यूट हमें बनने नहीं देती। वो रीजन वो हमसे जानना चाह रहा है। जस्ट अ सेकंड। चलिए, तो सर हम कहां पे थे? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट के ऊपर। चलिए सर, अब हमने क्या जाना कि सर अगर हमारे को लिमिटेड एश्योरेंस, हमारे पास अगर रीजनेबल एश्योरेंस हम देते हैं तो उसका रीजन क्या है? हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देते? सर क्यों नहीं देते का रीजन जानते हैं। क्योंकि सर कुछ ना इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है किसके अंदर? सर ऑडिट के अंदर। ओके, इनहेरेंट लिमिटेशंस जरा मुझे थोड़ा सा बता दो। तो सर इनहेरेंट लिमिटेशंस कितनी सारी हैं हमारे पास? काफी। और क्या इसमें पेपर में बहुत बार या को तंग करने के लिए क्वेश्चन आया, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म में आ जाता है, कभी कभी थोड़ा सा क्या करता है, घुमा देता है क्वेश्चन को, जैसे पूछ लेगा एब्सोल्यूट क्यों नहीं, मतलब सही तरीके से ना देके आपको जानना चाहता है, पर आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसको कहां से पढ़ते हैं? जल्दी यहां से पढ़ लेते हैं, सारा कवर हो जाएगा। चलो सर, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है हमारी? देखो एसए 200, सर एसए 200 नाम भी बता दो। एसए 200 की बात करी थी तो नाम भी बता दो, हमेशा नाम याद रखना और लिख के आना है पेपर के अंदर। सर 200 का नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। 200 तो बना ही किसी चैप्टर नंबर 1 में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो मुझे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बता रहा है। सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसका? इंडिपेंडेंट ऑडिटर का। क्योंकि मेरे नाम के आगे जोड़ दो सर, हर चीज में कहते रहते हो इंडिपेंडेंट रखना, ना कंपनी के साथ क्यों होना, ना शेयर होल्डर के साथ क्यों होना, बिल्कुल अकेला सा कर दिया है मुझे। तो आप मेरे नाम को बोल ही दो ना, मैं अकेला हूं। तो ठीक है सर, बोल देते हैं आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड करना क्या है मुझे? कंडक्ट करना है भाई तेरे को क्या? ऑडिट। किसके हिसाब से? इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। खत्म हो गया। अच्छा सर 200 मतलब सिंपल है, बिल्कुल। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसका? सर मेरा अकेले का, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का। हो गया, इतना तो पता चल गया आपको। ऑडिटर एंड क्या करना है मुझे? कंडक्ट करना है क्या? ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस जो मुझे बता रहे हैं। ठीक है सर, डेफिनेशन ये तो क्लियर है सर, ये नहीं भूल सकते आप। बहुत बढ़िया। चलो, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। अब आती है कहानी की सर मैं रीजनेबल एश्योरेंस इसलिए देता हूं, एब्सोल्यूट इसलिए नहीं देता। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क ही कभी जीरो नहीं हो पाता। मतलब मेरे ऑडिट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं चाह के भी अपने रिस्क को ना जीरो पे नहीं लेके आ पाता, और इसी चक्कर में मैं कभी भी अपने आप को एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं बोल पाता, मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस बोलना पड़ता है। क्योंकि कुछ लिमिटेशंस क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस आती हैं ऑडिट की। पहला, द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। अरे भाई, मेरे के बहुत सारे एरियाज में ऐसे एरियाज है जहां पे मुझे मैनेजमेंट को एक्सपर्ट यूज करे चाहे मैनेजमेंट, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है सर? जजमेंट लगानी पड़ती है। सर मेरे एएफआरएफ के अंदर एक नाम आता है क्या? अकाउंटिंग एस्टीमेट। मेरे को खुद ही वो कह रहे हैं कि ये अकाउंटिंग एस्टीमेट है। अब वो एस्टीमेट के अंदर क्या गलती होने के चांसेस नहीं है क्या? वो हम बोल सकते हैं 100% सही है। अगर 100% सही होता तो उसे एस्टीमेट ना बोलते, पॉलिसी बोल देते। ठीक है ना? तो अकाउंटिंग एस्टीमेट मतलब मेरे पास सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है, मेरे एरियाज में वैल्यूएशंस इन्वॉल्व रहती हैं, कहीं ना कहीं जजमेंट इन्वॉल्व रहती है। इस चक्कर में जो मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नेचर है ना, वही ऐसी है जो 100% श्योर होने ही नहीं देती, मुझे रिस्क फ्री होने नहीं देती, क्योंकि वहां पे जजमेंट इन्वॉल्व होगी, और जजमेंट इन्वॉल्व होगी तो मैनेजमेंट की जजमेंट अलग हो सकती है, मेरी जजमेंट अलग हो सकती है, एंड वहां पे वो प्रोजेक्टेड कह रहा हूं, जजमेंटल मिसस्टेटमेंट वाले क्या रह सकते हैं? एरियाज अराइज करेंगे ही करेंगे। तो इस वजह से पहले नंबर पे क्या जाता है कि जो प्रिपरेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो क्या होती है? इन्वॉल्व्स द जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमेशा जजमेंट करेगी जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी, और उसके चक्कर में रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा। दूसरा नेचर है जो मेरे ऑडिट प्रोसीजर की, दीज आर द प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि सर जब मुझे पता भी है मुझे ऑडिट एविडेंस लेना है, लेकिन लेने के लिए कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे मेरे हाथ बंधे हैं, मुझे लॉ ने रोक रखा है, कहीं ना कहीं मेरे पास लीगल लिमिटेशंस आ जाते हैं कि मैं इस स्टेप से ऊपर नहीं जा सकता। मैं क्या नहीं हो सकता हूं? मैं सर्च एंड सीज नहीं कर सकता हूं, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं, मैं इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से सोच के नहीं काम कर सकता हूं। ये मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ अपने आई से कुछ लीगल लिमिटेशंस है, जहां तक मेरा स्कोप क्या है? डिफाइन किया गया है। पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट और अदर्स मे नॉट प्रोवाइड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अरे भाई, मेरा काम है उनसे मांगना कि सर मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंप्लीट पिक्चर दे दो, लेकिन अब वो इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरे को वो कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगी तो मैं क्या कुछ कर सकता हूं? मैं लीगल लिमिटेशन में कुछ भी नहीं कर सकता। जो मैनेजमेंट ने दिया मुझे उसी को क्या मानना
मानना पड़ता है कि यही 100% है। इवन इफ वो 100% है या नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं होता फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मतलब जो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट भेजती है, क्या मेरे हिसाब से वही 100% होती है? यस। बट क्या वो 100% एक्चुअली में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती? हाँ सर। तो क्या ये लिमिटेशन हुई? बिल्कुल सर। और फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब क्या है, अगर मैनेजमेंट चाहे तो क्या इंटरनली कुछ ऐसे एंट्रीज घुमा के कि ऑडिटर को पता भी ना चले, कुछ ऐसा फ्रॉड कर सकती है कि उन्होंने बोला भी सेल हुई है, बिल भी काट दिया, एंट्री भी बना दी, फेक अकाउंट में एक एंट्री दिखा भी दी, उसके एडजस्टमेंट भी कर दी, सब कुछ कर दिया, पार्टी को बिल भी पे कर दिया। मतलब क्या एक फिक्टिशियस कोई वेंडर खड़ा करके क्या उसके साथ में पूरी की पूरी क्या एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो अगर मैनेजमेंट फ्रॉड करना चाहे, अपर लेवल के टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले मिलकर फ्रॉड करना चाहे, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या ऑडिटर को पता चलेगा? जरूरी नहीं है, पता लग भी सकता है, ऑडिटर का काम भी है ढूंढना। बट क्या 100% हर चीज ऑडिटर ढूंढ लेगा? नो सर। इसी वजह से जो एक नाम दिया गया था डिटेक्शन रिस्क का। ऑडिटर क्यों डरता है कि इवन इफ वो अपने सारे तरीकों को अच्छे से यूज भी करे, वो रैप लगाए, फैप लगाए, सब लगाए, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, अदर ऑडिट सब कर ले, फिर भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसे फ्रॉड्स हो सकते हैं जो इतने बढ़िया तरीके से करे गए हो, या इतने मैनिपुलेटिव तरीके से हो, या फिर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हुआ हो कि वो ऑडिटर को वो चीज ना मिले, और वो हमेशा रिस्क क्या रह जाएगा? डिटेक्शन रिस्क रह ही जाता है। एम आई क्लियर? यस सर। लास्ट में, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इवन इफ मैं चाह के भी, मुझे पता है मैं इसको और ढूंढूंगा तो कुछ ना कुछ मिलके आ जाएगा, लेकिन मेरी एक लिमिटेशन क्या है कि मैं इन्वेस्टिगेटर की तरह काम नहीं कर सकता हूं। इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू द रॉन्ग डूइंग। मैं ये नहीं बोल सकता हूं यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है, मुझे कुछ गलत ढूंढना है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो अगर मुझे कुछ पूछना होगा, जो मेरी प्री कंडीशंस बोलती हैं, मैं इंफॉर्मेशन ले सकता हूं, किसी मैं सारे लोगों का एक्सेस ले सकता हूं, इंक्वायरी कर सकता हूं, ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता हूं। एम आई क्लियर? यस सर। तो सर कौन कौन से हमने पढ़ लिए सर? 4 तो हमने क्या पढ़ लिए सर? 4 पहले हमने क्या पढ़ा? 4 पढ़ लिए, 3 पढ़े सर। पहले नंबर पे मेरी नेचर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ऐसी है कि उसके अंदर अपने आप कुछ ऐसा होगा क्या जिसमें जजमेंट इन्वॉल्व होगी, तो इसके मतलब 100% तो नहीं हो सकता। दूसरा, कई एरियाज में मेरे ऊपर लीगल लिमिटेशंस है कि मैं चाह के भी क्या नहीं कर सकता हूं कि वो चीज को नहीं ढूंढ सकता हूं जो मेरे से मैनेजमेंट ने छुपानी होगी, चाहे वो फ्रॉड करके छुपाई, इंटेंशनली छुपाई या अनइंटेंशनली करे। और तीसरा वाला क्या है कि मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करता हूं, मैं ऑडिट करता हूं। 3 हो गया। चौथा क्या होता है कि सर कभी कभी ऑडिट की अपनी टाइम बाउंडेशंस भी तो हैं कि भाई वो टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। की सर पॉइंट ये आता है कि मेरे को ऑडिट एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर भी तो कंप्लीट करके देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद तो बनके मेरे पास आएंगी, 31 मार्च ओवर होने के बाद ही तो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होंगी ना। बिल्कुल सर। तो रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन देयर बाय वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर टाइम एंड देयर इज अ बैलेंस टू बी स्ट्रक बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड। अब आपने कोई इंफॉर्मेशन कब ली थी? स्टार्ट ऑफ द ऑडिट में ली थी। अब उसको 31 मार्च तक आते हैं तो उसके अंदर कितना कुछ चेंज हो गया होगा, आप उसकी रिलायबिलिटी पे कैसे भरोसा कर सकते हो? उसको वापस आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। बट समटाइम्स में क्या होता है, टाइम कंस्ट्रेंट होता है, और आपके पास कभी कभी बिल्स इतने ज्यादा होंगे, आप सैंपलिंग के बेसिस पे करते हो, वहां पे भी इशू आ जाता है। सैंपलिंग हम क्यों चूज करते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है। हम 1 लाख इनवॉइसेस नहीं चेक कर सकते कि नेचर की, तो 10,000 या 20,000 करेंगे ताकि हम उसके बेसिस पे प्रोजेक्शन बना पाए। तो ये क्या होती है, टाइमलीनेस की वजह से भी हमारी ओवर द टाइम क्या हो जाती है, जो वैल्यू ऑफ एविडेंस, जो रिलायबिलिटी होती है, वो स्टार्टिंग में हो सकता है उतनी अच्छी हो, लेकिन एंड ऑफ द तक आते आते क्या हो सकती है, वीक हो सकती है। इसलिए हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, याद है पहले वाले लेक्चर में, कि ऑडिटर डिसाइड करता है कि उसे कौन से टाइम पीरियड पे इंटरनल कंट्रोल्स लगाने हैं, सब्सटेंशियल चेकिंग करनी है। कभी कभी वो पीरियड ऑफ इंटरिम डेट चूज करता है, कभी वो एंड ऑफ ऑडिट चूज करता है। क्यों करता है? इसको अवॉइड करने के लिए जितना हो सके ये इनहेरेंट लिमिटेशन उसे कम परेशान करे। एम आई क्लियर? यस सर। सर बहुत बढ़िया रिलेट हो रहा है। पहले वो पढ़ना की जरूरत है, समझ आया? आ गया सर, आ गया सर। आप पढ़ाओ सर, आप चल रहे हो ना, आप चलते रहो, खत्म करा दो बस। फ्यूचर इवेंट्स ऑन कंडीशन में इफेक्ट एंड एंटिटी क्या हो सकता है? क्योंकि ऐसे फ्यूचर इवेंट्स भी हो सकते हैं जो अभी तक तो मेरे को इवेंट्स के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन कुछ फ्यूचर इवेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं, कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जो क्या कर सकती है, एंटिटी को अफेक्ट कर सकती है। एडवर्स इवेंट्स में सीरियसली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी। मैंने तो बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या बढ़िया कंपनी है, कहीं नहीं जाती 10 साल तक, और ये मैंने कब बोला? मार्च के बाद, ऑडिट के बाद बोला। और अप्रैल मई जून में किसी महीने में आते आते मैनेजमेंट का जो पूरी इन्वेंटरी जहां पे थी वहां पे आग लगी, क्योंकि पूरा का पूरा उनका वेयर हाउस खत्म हो गया, पूरी इन्वेंटरी जीरो होगी, पूरा कैश क्रंच आ गया, सारा माल खत्म हो गया। तो क्या मैं उसकी कंटिन्यूटी या उसकी रेलेवेंस पे कुछ चाह के भी क्या कुछ कर सकता हूं? जबकि मैंने तो सब कुछ सही किया था जब मैंने करा था। तो कोई सब्सिक्वेंट इवेंट जो हम पढ़ेंगे वो वाले सिनेरियोस भी क्या आते हैं, अपने आप में एक लिमिटेशन बन जाती है हमारी। तो ये सारी क्या है, मेरी ऐसी लिमिटेशंस है जिसके ऊपर मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो मैं नहीं दे पाऊंगा भी जब तक ये लिमिटेशंस रहेंगी। और क्या इनमें से कुछ खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती। क्लियर? यस सर। अब आता है सर एंगेजमेंट के बारे में।
सर अब एंगेजमेंट के बारे में समझा दो। सर एंगेजमेंट क्या होती है? एग्रीमेंट टू डू समथिंग। अब मैं एंगेजमेंट लेटर साइन करता हूँ क्लाइंट के साथ। जब क्लाइंट मेरे पास आया, उसने मेरे को बताया, मैंने कहा ठीक है सर मैं आपको ऑडिट करूंगा। 210 में हम गए, 200 से 210 की तरफ। ये बता रहा है स्टैंडर्ड कि मैं तेरे को आगे लेके जा रहा हूँ, 210 की तरफ परस्यू कर रहा हूँ। तो 210 में बोलूंगा सर हमारा एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, उससे पहले कुछ प्री कंडीशंस होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप उसे एक्सेप्ट कर ले तो मैं कोई एंगेजमेंट लेटर लिख के दूंगा, उस एंगेजमेंट लेटर को साइन करके मुझे वापस देना पड़ेगा। तब हमारे बीच में क्या होगी? एंगेजमेंट होगी कि मैं एग्री कर रहा हूं कि मैं आपको ऑडिट करूंगा और आप एग्री कर रहे हो कि आप मुझसे ऑडिट करवाने वाले हो। इट टेक्स द शेप ऑफ द एंगेजमेंट लेटर। तो वो किसकी शेप ले लेता है? एंगेजमेंट लेटर की शेप ले लेता है। ठीक है सर। द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्या? एनहांस द डिग्री ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर। सर ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जब वो बोलेगा, कंपनी बोलेगी कि मैंने एक्सटर्नल एक ऑडिट से क्या कराया है, एग्रीमेंट कराया, वो मेरी बुक्स को आगे चेक करेगा। मेरे लोग अपनी बुक्स को चेक करके आपको नहीं बता रहे हैं, कोई बाहर वाला आपने थर्ड पार्टी रखी है जो इंडिपेंडेंट है, वो ही ऑडिट करेगा ताकि आप हमारी कंपनी पे भरोसा बना के रखें। सच एंगेजमेंट्स आर आल्सो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। और अगर ऑडिट करवा रहा है तो उसका क्या नाम होता है? दूसरा रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। मतलब आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगी कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी क्या नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है सर। सर उसके बाद आता है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सर बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑडिट के, ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? नहीं सर, मार्क कर दो बस। ऑडिट एक आउटपुट हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। अगर ऑडिट होंगे अकाउंट्स, क्या कि उनकी क्वालिटी हाई होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ऑडिट ने अकाउंट्स को ऑडिट करके यही बता दिया कि सर ये अकाउंट्स के अंदर कुछ भी गलत नहीं है। तो ऑडिटेड अकाउंट चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ बदला ना हो, लेकिन जब तक उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं थे उसे क्वालिटेटिव नहीं माना जाता, क्योंकि हम SQC1 लगाते हैं, हम क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखते हैं। और उसके बाद इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर। तो पहला नंबर है पॉइंट, आप यही लिख सकते हो कि वो कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि अकाउंट की क्वालिटी हाई हो जाती है। और क्योंकि क्या फॉलो करता है वो? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ऑडिटर ने क्या किया होता है? ऑडिट किया होता है। बिल्कुल। इन द केस ऑफ कंपनीज, शेयर होल्डर मे और नॉट बी इन्वॉल्व इन द डेली अफेयर्स। अब आता है सर ये वाला पॉइंट, आपने तब भी बताया था कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो तो डेली में नहीं होते हैं, और प्रिपरेशन की ड्यूटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की हो जाती है। इसी वजह से कि जो तुमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो रिलायबल है, क्वालिटेटिव है या नहीं है, ये शेयर होल्डर को किससे भरोसा आता है? ऑडिटर से भरोसा आता है, मैनेजमेंट से नहीं आता। मैनेजमेंट चाहे कुछ भी बोले कि हमने सब कुछ आपके पैसे का सही ख्याल रखा, मैनेजमेंट नहीं मानेगी और शेयर होल्डर नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ऑडिटर को बोलने दो ऐसा। सो हेंस देयर इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड बाय द ऑडिटर। तो इसका मतलब मैं पूरी की पूरी पब्लिक, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स का क्या ट्रस्ट अपने ऊपर, अपने कंधों पे रख के चलता हूं। हाँ सर, इतना बड़ी ड्यूटी सर हमारे को मिल रही है, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, है कि नहीं? यस सर। एन ऑडिट फैक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड। और कहीं ना कहीं जब कंपनी में आपको सोचो, आप खुद कंपनी के किसी के कंपनी का पार्ट हो और आपको पता आपको ऑडिट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं खुद से मार के क्या हो जाता है? एक मॉरल चेक आ जाता है एम्प्लॉइज के ऊपर कि भाई ऑडिट आएगा, कुछ पकड़े जाएंगे, हमें कुछ भी क्या नहीं करना है, गलत करना है, फॉर द फियर। तो उनके ऊपर अंदर क्या रहता है? एक डर रहता है ऑडिट का। ये भी सही है। फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। क्या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को टैक्सेशन वगैरह सही तरीके से कैलकुलेट हुआ है, उसका जो प्रॉफिट सही तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए वो सही हुआ या नहीं हुआ, सरकार को जानना जरूरी है। क्या आपने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस तो नहीं दिखाए जो आपके थे ही नहीं, तो वो किस पे भरोसा करते हैं? ऑडिट पे। तो सरकार भी हमारे पे भरोसा करके बैठी है डिटरमाइनिंग करने के लिए टैक्स लायबिलिटीज पे, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी रिलाइड अपॉन बाय द लेंडर्स, बैंकर्स। अब किसी ने उस कंपनी को लोन दिया होगा, किसी बैंक ने उस कंपनी को के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी पे लोन रखे या वैसे किसी लोन दिया होगा कंपनी को किसी रीजन की वजह से। अब उनको भी है कि वो जो लोन उन्होंने लिया और उनके बेसिस पे जो कंपनी ने अपनी इमेज शो करी है हमारे को, जो फाइनेंशियल दिया हमारे को, वो सही है या नहीं है, वो कैसे मानेगी? बैंक बोलेगा सर ऑडिटेड लाके दे दो, लोन चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ऑडिटेड लाके दे दो, ऑडिटेड मानूंगा। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मानता अदर देन ऑडिटेड, तो बैंक हमेशा ऑडिटेड अपने पास रखता है रिकॉर्ड्स में, क्योंकि उसे हमारे ऑडिट किए हुए भी इतना भरोसा होता है कि अगर ये ऑडिटेड है और उसमें दिख रहा है कि कंपनी पे अच्छा खासा एसेट खड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उनको लायबिलिटी देने में। ठीक है, वो डिसाइड करता है कि मुझे लोन देना या नहीं देना, इसलिए कंपनी को भी हम चाहिए और बैंक को भी हम चाहिए। फिर एन ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड और एरर और बोथ। और अगर ऑडिट करवाओगे तो बेनिफिट है क्या कि आपको फ्रॉड और एरर होगा तो मिल जाएगा। फिर एन ऑडिट रिव्यूज एक्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इन एन एंटिटी, हेंस इट इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग डिफरेंस। तो आपके ऑडिट कराने से आप इंटरनल कंट्रोल को चेक तो नहीं कराते, लेकिन इंटरनल कंट्रोल को ऑडिट करा के आपको उसके बारे में रिपोर्ट मिल जाएगी। और जो हम ऑडिट करने वाले हैं उसमें अगर हमें कहीं पे लगता है कुछ ना कुछ मिसिंग है, कहीं डिजाइन में, कहीं इंप्लीमेंटेशन में, हम इवैल्यूएट करेंगे, रैप लगाएंगे, दूसरा उसका रैप भी लगाएंगे इंटरनल कंट्रोल्स का। अगर वहां पे हमें कुछ नजर आता है आइडेंटिफाई करके, असेस करके, तो हम डेफिनेटली क्या करते हैं, उसे कम्युनिकेट कर देते हैं मैनेजमेंट को। क्लियर सर? ठीक है सर। क्या ऑडिट सर मैंडेटरी होता है या वॉलंटरी होता है सर? सर ये नहीं पता। ऑडिट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, बिल्कुल नहीं होता। अगर आप उस वाली कैटेगरी में वो कंपनी आ रही है कि उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, तब उसको कराना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कराना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑडिट इज ऑलवेज लीगली मैंडेटरी, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पे भी क्लियर नहीं है। हाँ, अगर आपको कहीं लॉ में बोला होगा आपको ऑडिट कराना चाहिए तो आपको करवा लेना चाहिए, वहां पे वो मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज लॉ गवर्न करती है उसको। कहीं नहीं कहीं केसेस में क्या होता है, टर्नओवर लिमिट क्रॉस करने की वजह से टैक्स ऑडिट है, इतनी लिमिट होगी तभी आप किसके अंदर आओगे, किसके टैक्स ऑडिट के अंदर आओगे, वरना नहीं आओगे। मैनी एंटिटीज में गेट दिस अकाउंट ऑडिटेड वॉलंटरी। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये होती है कि अगर आप अपना अकाउंट वॉलंटरी ऑडिट करा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, लोगों पर
ट्रस्ट जीत पाते हैं। जरूरी नहीं आपके ऊपर ऑडिट हो गया फिर भी आप ऑडिट करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो। बेनिफिट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, तो जो ऑडिट के ऊपर बेनिफिट्स पढ़ के आए हैं वो बेनिफिट्स बैंक को बेनिफिट मिल जाएगा, आपको बैंक का बेनिफिट मिल जाएगा। बैंक को लगेगा यार इन ऑडिट करा रखी, ऑडिटर बोल रहा है, इवन इफ इसके ऊपर वो नहीं था, लेकिन अगर इसको लोन चाहिए तो फिर इसको क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा, और मेरे को ऑडिटेड ही चाहिए। तो उन वाले केसेस में आपको उन एडवांटेजेस का क्या मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। सर हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, अब सर ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? सर ये तो हमें लॉ में पढ़ना पड़ेगा। लॉ में पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ेंगे सर। जनरली क्या होता है सर, ऑडिटर अपॉइंट करता है बाय द ओनर्स और इन सम केसेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो सर जो कंपनी में अंदर होती है वहां पे शेयर होल्डर्स को क्या होता है, शेयर होल्डर्स वगैरह मिलकर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन ऑडिटर होगा, और इन सम केसेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अथॉरिटीज के केस में गवर्नमेंट अथॉरिटीज करती हैं। जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। क्या अगर गवर्नमेंट ऑडिट करना होगा तो सीएजी करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अगर गवर्नमेंट कंपनीज के लिए करना है, गवर्नमेंट ऑडिट के लिए करना है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल को करना पड़ेगा। और क्या किसको, ऑडिटर को अपॉइंट। अदरवाइज कंपनीज एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो क्या करते हैं एजीएम के अंदर ऑडिटर को लेके आते हैं। क्लियर? क्योंकि अगर वो मैनेजमेंट छोड़ देंगे तो मैनेजमेंट अपना बंदा ले आएगी, तो वो इतना रिस्क नहीं लेते। वो कहते हैं भाई एजीएम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सर। टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय एन ऑडिटर, ऑडिटर किसको रिपोर्ट सबमिट करता है? अब ऑडिटर अगर सीएजी वाला है तो वो क्या करेगा, खुद ऑडिट करके हो सकता है सीएजी को रिपोर्ट दे, या फिर बहुत सारी कमेटीज हैं, सीओपीयू कॉपू कमेटी जिसको बोलते हैं, उनको रिपोर्ट दे सकता है। अगर नॉर्मल बात करें तो ऑडिटर का काम है कि ऑडिटर क्या करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। क्या वो कंपनी को देता है? बिल्कुल देता है। क्या वो और लोगों के लिए भी निकालता है उस रिपोर्ट को? बिल्कुल। वो सबके लिए रिपोर्ट होती है, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में उसे देखना चाहता है। इन केस ऑफ द कंपनी, दीज आर द शेयर होल्डर गिव द फॉर्म टू पार्टनर्स। तो अगर कंपनी है तो वो शेयर होल्डर्स के लिए होगी, फॉर्म है तो पार्टनर्स के लिए होगी। तो रिपोर्ट जिनके लिए ऑडिट किया जाता है उनको दे दी जाती है। तो क्या कंपनी को ये रिपोर्ट पब्लिक के लिए अपनी वेबसाइट वगैरह पे डालनी पड़ती है? बिल्कुल डालनी पड़ती है। सर क्लियर है? यस सर। तो हमारा कहां तक हो जाता है सर? हमारा यहां तक हो जाता है। अब उसके बाद बताया एश्योरेंस एंगेजमेंट। सर एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमें आपने वैसे तो हमें बता दिया, पर फिर भी हमें थोड़ा सा और अगर हम पढ़ लें तो बिल्कुल। एश्योरेंस एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट जहां पे प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन डिजाइन टू एनहांस द डिग्री ऑफ द कॉन्फिडेंस। सर ये वाला जो वर्ड है ये आपने ऐसे जाने तो दिया, क्या ये वर्ड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ये इंपॉर्टेंस आपको अब ये चैप्टर थोड़ा सा और नीचे जाएगा तब अपने आप इसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी, वहां समझाऊंगा इसके बारे में। ये ऑडिटर भी एक अलग वर्ड है, प्रैक्टिशनर भी अलग वर्ड है, बट क्या कभी कभी प्रैक्टिशनर ऑडिट बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है। क्या वैसे काम ऑडिटर वाले करता है? काइंड ऑफ वैसे ही करता है, लेकिन दोनों में फिर भी एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है? और ये आपको मेनली कब आएगा सर? फाइनल्स में आएगा। कैसे आएगा वो भी ये चैप्टर बताएगा। चलो ठीक है सर। फॉर द इंटेंडेड यूजर, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिशनर भी वही काम कर रहा है, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस देने का काम कर रहा है। मतलब बेसिकली एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमें एश्योरेंस देनी है। एश्योरेंस कौन से लेवल की हो सकती है? वो लेवल अलग अलग होगा। ठीक है सर। अब आता है एलिमेंट्स के बारे में। It means that practitioner gives an opinion about the specific information due to which user of the information are able to make the confident decision। तो सर देखा जाए तो ऑडिटर वाली बात ही कर रहा है कि अपना ओपिनियन देगा जिसके बेसिस पे यूजर चाहे तो एक अच्छा डिसीजन ले सकता है। और इसके अंदर कहानी आ जाती है कि सर एलिमेंट्स क्या है एश्योरेंस एंगेजमेंट के। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनना चाहिए। अभी तक सर हमने ऊपर क्वेश्चन कहीं नहीं लिखा था ना, क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा? नहीं सर, क्योंकि कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको मान लेंगे, इसको लिख लीजिए प्लीज। किसको? लिमिटेशंस को। चलो लिमिटेशंस को लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मार्क करके चलेंगे। इसके अलावा क्या स्कोप में नहीं होता और वो सब होता है, वो बेसिक है, मैं उसको मार्क नहीं करवा रहा हूं, दैट इज ओके। फिर उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है? एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। सर आपने जो एंगेजमेंट देनी है, जो आपने एश्योरेंस देनी है, उस वाले केस के अंदर उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, किससे बनती है? चलो समझते हैं। A three-party relationship involving a practitioner, a responsible party and intended user। थोड़ा तो यहीं आ गया तो मैं यहीं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। वो क्या कह रहा है? A three-party relationship, एक 3 पार्टी का रिलेशनशिप होता है। किसके बीच में? प्रैक्टिशनर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी और एक इंटेंडेड यूजर। कौन कौन हो गया? अगर मैं प्रैक्टिशनर भूल जाऊं अभी के लिए, अगर मैं बात करूं एक ऑडिटर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होगी? कंपनी। इंटेंडेड यूजर कौन हो गए? शेयर होल्डर्स। तो कहीं ना कहीं वो जो पब्लिक होगी वो इंटेंडेड यूजर बनता है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, और प्रैक्टिशनर या ऑडिटर मतलब मैं। अगर अब देखो जैसे जैसे एंगेजमेंट होती है ना, उस एंगेजमेंट के हिसाब से वर्ड है, समझो। रीजनेबल एश्योरेंस की बात आएगी तो ऑडिटर आएगा। लिमिटेड एश्योरेंस की बात आ सकती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात आ सकती है। वो वाले जब एरियाज होते हैं ना, मेनली लिमिटेड एश्योरेंस जो कहानी होती है, उन एरियाज के अंदर जहां पे रीजनेबल नहीं होता, वहां पे क्या वर्ड दिया जाता है? वहां पे उसे ऑडिटर का दर्जा नहीं दिया गया, वहां पे वो क्या बन जाता है? प्रैक्टिशनर बन जाता है। इतनी बात याद रखेंगे। इफ इट इज रीजनेबल एश्योरेंस इट विल बी ऑलवेज ऑडिटर, इफ इट इज नॉट रीजनेबल एश्योरेंस इट कैन बी प्रैक्टिशनर। क्लियर? यस सर। चलो, An assurance engagement involves above said 3 parties. A practitioner is a person who provides the assurance. बढ़िया सर जी। उसके बाद responsible party is the party responsible for the preparation of the subject matter. Subject matter का मतलब सर क्या हो गया? Financial statement preparation and presentation की ड्यूटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। मतलब responsible party कौन होगी सर?
मैनेजमेंट, ठीक है सर। और प्रैक्टिशनर कौन हो गया सर? ऑडिटर, ठीक है सर। डिपेंड अपॉन रीजनेबल एश्योरेंस है या कोई और एश्योरेंस है? बिल्कुल सर, समझ के आगे चलो। इंटेंडेड यूजर्स कौन हो गए सर? Assurance report is prepared. These person may use the report in making decision. जो उस रिपोर्ट के बेसिस पर डिसीजंस बनाते हैं, मतलब बेसिकली यूजर्स हो गए, राइट? तो पब्लिक हो गई, तो पब्लिक कौन सी हो जाती है? इंटेंडेड यूजर में आ जाती है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि 3 रिस्पॉन्सिबल पार्टीज कौन सी होती है एंगेजमेंट में? एंगेजमेंट में 3 पार्टीज के बारे में, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर। 3 पार्टी रिलेशनशिप निकल के आ गया। फिर उसके बाद आता है एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। और सब्जेक्ट मैटर भी तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसका मतलब इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर। अरे मतलब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट मैटर है। यस, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो क्या हो गया? मेरे लिए सब्जेक्ट मैटर होगा। बिल्कुल ऑडिट की लैंग्वेज में समझेंगे। अब ये बता रहा है कि जो हमारा एंगेजमेंट होती है वो कैसे होती है। उस एंगेजमेंट में जिस पार्टी से डील कर रहा हूं वो होगी, और जिनके लिए वो रिपोर्ट दे रहा हूं, जिसके ऊपर मैं ओपिनियन दूंगा, वो होगी। तो मतलब इंटेंडेड यूजर हो गया, रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी, और एक मैं हो गया ऑडिटर। अब उस ऑडिटर को सबसे पहले क्या चाहिए? आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो मेरे लिए क्या होगा? लाइए सर सब्जेक्ट मैटर दीजिए। सब्जेक्ट मैटर हो गया। अब वही जो ऊपर पढ़ के आए हैं, स्कोप मतलब काइंड ऑफ सुटेबल क्राइटेरिया। अब सुटेबल क्राइटेरिया क्या है कि मुझे इन वाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किस बेसिस के, किस बेंचमार्क पे रख के जज करना है। कैसे मानूंगा सही है या गलत है? मतलब रेफर्स टू द बेंचमार्क के पहले वाले लेक्चर में बताया था, वो कैसे आता है? स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब मेरा एएफआरएफ क्या बोलता है, उसके बेसिस पे अपने अकाउंटिंग को चेक कर ले। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं वैसे क्या है नहीं क्या चेक कर ले। जो लॉ बोलती है लॉ के हिसाब से चेक कर ले। जो रूल्स बोलते हैं रूल्स के हिसाब से चेक कर ले। मतलब वो मेरा क्या हो जाता है? बेंचमार्क। उसे क्या बोलता हूं मैं? सुटेबल क्राइटेरिया। अब अगर मैं बात करूं कि सर हम 3 लोग मिले हैं क्योंकि हमें ऑडिट करना है, करना मैंने है, मैं प्रैक्टिशनर हूं, आप मेरे लिए क्या होंगे? आप मेरे लिए क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल, आप मेरे क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल पार्टी होंगे। और किसके लिए कर रहे हैं हम? इंटेंडेड यूजर के लिए कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद किसका करूंगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। उसे क्या बोलूंगा? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के अंदर क्या होगा कि बस सर मेरा सुटेबल क्राइटेरिया ये है, इसके बेसिस पे मैं आपका सब्जेक्ट मैटर क्या करने वाला हूं? चेक करने वाला हूं। और मैं क्यों चेक कर रहा हूं? ताकि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए। सर सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी होता है, आप बता चुके हो। एप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी होता है, ये भी आप बता चुके हो। मतलब अच्छा क्वांटिटी वाइज अच्छा क्वालिटी। ऐसा भी नहीं है क्वांटिटी कम हो सिर्फ और क्वालिटी हो ही ना, क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। सफिशिएंट के साथ साथ एप्रोप्रिएट होना, एंड है बीच में और नहीं है। मतलब दोनों ही, क्वांटिटी में भी क्वालिटी में भी अच्छे होने चाहिए। इसे क्वालिटेटिव एंड कंपेटिटिव दोनों होने चाहिए। प्रोवाइडिंग मोर कंफर्ट इज क्वालिटेटिव। तो अगर क्वालिटी में अच्छा एविडेंस होगा तो क्या वो मोर कंफर्ट प्रोवाइड करता है? यस, ऐसा बोल सकते हैं। बट क्या क्वांटिटी भी चाहिए होती है? चाहिए होती है। एविडेंस शुड बी बोथ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। बढ़िया। फिर उसके लास्ट में क्या दे दूंगा? एक रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट दे दूंगा आपके मेरे सब्जेक्ट क्राइटेरिया जिसपे मुझे चेक करना था, और जो आपने मुझे सब इंफॉर्मेशन दी उसके बेसिस पे मैं क्या करता हूं? एक ऑडिट रिपोर्ट कर। रिटर्न एश्योरेंस इज द आउटकम ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो सर ओवरव्यू दे दो। 3 पार्टी का एक रिलेशनशिप बनता है जिसमें एक एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होता है, उसको मैं सब्जेक्ट क्राइटेरिया, सब सुटेबल क्राइटेरिया। आपको ये वर्ड भूल सकते हो तो यहां लिख लेना। मतलब बेंचमार्किंग, ये मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये मतलब ऑडिटर, मैनेजमेंट, यूजर्स, ठीक है। फिर उसके बाद सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के आगे SAAE, और लास्ट में इसको रिपोर्ट को क्या बोलोगे? ऑडिट रिपोर्ट। अगर ऑडिट लैंग्वेज में बात करें तो ये सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन वैसे क्या होती है? एश्योरेंस रिपोर्ट होती है, और डिपेंड अपॉन द एश्योरेंस उस रिपोर्ट को नाम दिया गया है। अगर ऑडिटर वाली होगी, रीजनेबल एश्योरेंस होगी, तो हम उसको ऑडिट रिपोर्ट बोलेंगे। अगर वो नहीं होगी तो हम उसको ऑडिट रिपोर्ट ना बोल के एश्योरेंस रिपोर्ट बोलेंगे। क्लियर? यस सर। तो सर अब एक होता है ऑडिट, एक होता है रिव्यू। जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं कि जहां पे रीजनेबल एश्योरेंस होगी वही ऑडिट होगा। अब मान लो रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है और उसके लिए हम एश्योरेंस रिपोर्ट दे रहे हैं, तो एश्योरेंस रिपोर्ट में क्या हम ऑडिट करते होंगे? नहीं। जब हम एश्योरेंस रिपोर्ट की बात करें तो हम ऑडिट वर्ड भी हटा दो, फिर हम क्या करते होंगे? रिव्यू करते होंगे। बिल्कुल। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है जो ऑडिट में पढ़ते हैं, यहां पे रीजनेबल एश्योरेंस की बात आ गई। हाउएवर रिव्यू इज द लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो मतलब अगर तो या तो क्या हो सकती है? ऑडिट हो सकता है। ऑडिट होगा, ऑडिट बोलोगे तो रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिट नहीं होगा तो रिव्यू होगा। रिव्यू बोलोगे तो लिमिटेड एश्योरेंस, जिसके अंदर मतलब होता है लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन द ऑडिट। तो लिमिटेड का मतलब होता है जो ऑडिट के भी एश्योरेंस से नीचे का लेवल होता है, और एक उससे ऊपर का लेवल कौन सा हो गया? एब्सोल्यूट एश्योरेंस हो गया, जो हमें नहीं अचीव कर पाते क्योंकि हम इन्वेस्टिगेटर वगैरह तो नहीं होते। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल सर। अब रीजनेबल वर्सेस लिमिटेड एश्योरेंस के अंदर क्या कह रहा है? डिफरेंस बता रहा है। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट हाई लेवल होती है, ये लोअर लेवल होती है। यस यस सर। इसके अंदर हम इलैबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर का यूज करते हैं। बिल्कुल, हम रैप लगाते हैं, फैप लगाते हैं। यस, लिख लो यहाँ पे, आपको क्लियर हो जाएगा। सर इसके अंदर हम रैप और फैप लगाते हैं, एक्सटेंसिव प्रोसीजर, अदर ऑडिट प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव सब आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी क्या ऐसा होता होगा? नहीं यार, अगर आप उससे भी लोअर लेवल पे ले रहे हो तो यहाँ पे फ्यूअर प्रोसीजर्स ही होंगे एज कंपेयर टू द रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है। इट ड्रॉज रीजनेबल कंक्लूजन की ऑन द बेसिस ऑफ द सफिशिएंट, जो हमारा
हमारे को साइन मिला उसके बेसिस पे हमने क्या करा, रीजनेबल कंक्लूजन कर लिए। फिर इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑर्डर टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन। यहाँ पे क्या होगा, जो भी सब एविडेंस आपको मिलेंगे फ्यूअर प्रोसीजर लगा के, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। वहां पे आप क्या करते हो, रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। एग्जांपल इज एन ऑडिट एंगेजमेंट, ये क्या हो गया, रिव्यू एंगेजमेंट। क्लियर है? यस सर, सर क्या ही है ये डिफरेंस, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। चलिए अभी के लिए सर एंड कर दूं क्या? नहीं, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा और इसके बाद इस चैप्टर को हम पूरा खत्म करते हैं जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स ब्रेक। बाय बाय। चलिए तो चैप्टर नंबर 1 में आगे बढ़ते हैं। सर हम कहां तक पहुंच गए थे? हमने पढ़ लिया क्या सर, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। सर क्या पढ़ा हमने कि जो हमारा रीजनेबल होता है वो ऑडिट से रिलेटेड होता है और जो हमारा लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है वो रिव्यू से रिलेटेड होता है। यस और नो? सर यस पढ़ लिया। इसमें हमारे को हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए होती है, उसमें लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि इसमें जो हमारे एविडेंसेस होते हैं वो बहुत एक्सटेंसिव एविडेंसेस होते हैं, क्योंकि हम उसमें एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाते हैं तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्सटेंसिव प्रोसीजर नहीं लगाते, फ्यूअर प्रोसीजर्स लगाते हैं। इसी वजह से हमारे को जो रीजनेबल एविडेंस मिलता है वो भी क्या होता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं होता, बस एविडेंस मिल जाता है जो रीजनेबल होता है। यस और नो? यस। तो इसमें क्या हम उसमें ओपिनियन देते हैं, इसमें हम कंक्लूजन देते हैं, ये भी पढ़ लिया। यस, इसे ऑडिट एंगेजमेंट बोलते हैं, उसे रिव्यू एंगेजमेंट बोलते हैं, ये भी पढ़ लिया। यहां तक क्लियर था? यस सर। चलो सर अब आपको जो कहानी है और जो है वो थोड़ा सा लेवल अप करके जाएगा। कैसे सर? अब समझो, देखो जो भी आप रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट लेने के लिए और जो भी आप लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट लेने के लिए करते हो, मतलब अगर आप ऑडिट करते हो या रिव्यू करते हो, ये किसका करते हो? ये करते हो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि अब इसके आगे जो रिलेशन है आपको इस वर्ड्स को बार बार क्या करना पड़ेगा, फेमिलियर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसके चेंजेस समझने पड़ेंगे। क्योंकि अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं एंगेजमेंट के अंदर और जा रहे हैं, तो वो सिर्फ ऑडिट तक लिमिटेड नहीं है, वो बहुत फैल जाएगी। क्या आपको उसका सारा कुछ पढ़ना है? नहीं, आपको बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा व्यू सेट है ताकि आपको बताया जाए कि फाइनल में क्या क्या आने वाला है। ये फाइनल का जो लेवरेज इन्होंने है ना, इन्होंने यही दिखा दिया कि तुम फाइनल में किस लेवल को छूने वाले हो, ये यहां से पता चलेगा। चलो सर थोड़े इंटरेस्टेड है, बहुत बड़ा मजा आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इंटरेस्टेड हो जाओ आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि आप फाइनल में किस तरीके से समझने वाले हो, कितना लेवल अचीव कर लोगे। अच्छा सर, बिल्कुल सर। क्या कहा मैंने कि जो भी हमारा ऑडिट होता है और जो भी हमारा रिव्यू होता है ना, वो हम करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। सर मतलब की सिंपल सी बात है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वही होती है जो तुम लोगों को पता है, जो मतलब सर मतलब की बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स, सीएफएस, ये सारे क्या है, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। क्या मतलब? एक बात बताओ, जो तुम बैलेंस शीट बनाते हो वो पूरे प्रीवियस ईयर की नहीं बनाते, मतलब जो पास्ट में हुआ है सब कुछ उसके बेसिस पे तो 31 मार्च को बैलेंस शीट बना के आती है या नहीं आती? पास्ट में जो खर्च हुए हैं तभी तो उसको पीएनएल में डालते हो या नहीं डालते हो? पास्ट में जो इनफ्लोज आउटफ्लोज हुए हैं उसी को तो सीएफएस के अंदर दिखाते हो या नहीं दिखाते हो? कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जो चीज है वो बीत चुकी है ना, जो तुम 31 मार्च को दिखा रहे हो वो तो होली नहीं 31 मार्च में पहले। यस और नो? यस सर। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है सर? वही पूरी की पूरी बैलेंस शीट जो हम लोग बनाते हैं उसे बोलते क्या है, आज जान लो कि उसको बोला जाता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया सर, मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह को हिस्टोरिकल बोलते हैं, सिंपल, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखो यार ऐसा है, आपने ना क्या कर लिया, आपने ऑडिट और रिव्यू तो कर लिया और आपने दो एश्योरेंसेस के बारे में जान लिया, एक रीजनेबल और एक लिमिटेड, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि एब्सोल्यूट हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या रहता है, हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट रहती है, तो हम कभी भी एब्सोल्यूट एक गारंटी तो दे ही नहीं पाते। क्या इतना क्लियर है सर? हमें आपने 3 एश्योरेंस पढ़ाई है अभी तक। एब्सोल्यूट हो नहीं सकती क्योंकि लिमिटेशंस है, रीजनेबल ऑडिट के टाइम पे मिलती है और लिमिटेड हमें रिव्यू के टाइम पे मिलती है। एम आई क्लियर? यस सर। आगे बढ़ता हूं। वो कह रहा है लेकिन बिसाइड, याद रखना, सिर्फ रीजनेबल और लिमिटेड के अलावा ना अनदर काइंड भी होती है एक। मैंने बोला हाँ पता है, एब्सोल्यूट होते हुएगा। नहीं एब्सोल्यूट तो मुझे भी पता है कि तेरे को पता है होती है, एक और भी बची है। मैंने कहा अच्छा वो समझाएगा? बिल्कुल। तो वो कह रहा है वो समझ ले मेरे से, वो कौन सी होती है सर? वो कहता है विच इज रिलेटेड टू मैटर्स अदर देन, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो कह रहा है देख हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे तो दो ही हो सकती हैं। कौन कौन सी? जो तूने रीजनेबल ली या जो तूने लिमिटेड ली, मतलब जो तू ऊपर ऑडिट करके आया या रिव्यू करके आया, ये तो क्लियर है। उसके अलावा अगर होगी तो वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे तो नहीं हो सकती, तो मतलब किसी और इंफॉर्मेशन पे होगी। अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जान लेते हैं। वो कह रहा है सच एन इंफॉर्मेशन में रिलेट टू प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉट टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब सर कहानी सिंपल है। अब हम किसकी बात करेंगे, क्या सीखेंगे? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं पीएफआई।
सर क्या बोलते हैं उसको, हम पीएफआई बोलते हैं सर उनको, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर? यस सर। तो अब हम पीएफआई के बारे में जानेंगे और पीएफआई के ऊपर भी एक एश्योरेंस दी जाती है, यही वो आपको समझाना चाहता है। वो कहता है अगर हिस्टोरिकल की बात आएगी तो क्वेश्चन में याद रखियो, हिस्टोरिकल मिलेगा तो या तो ऑडिट की बात हो रही होगी या रिव्यू की बात हो रही होगी। जान लियो कि वो कितना कुछ कर रहा है, छोटे छोटे प्रोसीजर लगा रहा है, कम कम लगा रहा है, तो क्या लगा रहा होगा ये भी पता चलेगा, कौन से प्रोसीजर नीचे आऊंगा तो समझा दूंगा। वैसे फाइनल का टॉपिक है लेकिन फिर भी, और अगर ऑडिट की बात करेगा तो देखो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट लेने ही पड़ेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर, आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है प्रोस्पेक्टिव क्या है जी? मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द assumptions। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड लिख के ही आना पड़ेगा पेपर के अंदर कि सर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ना assumptions के बेसिस पे बनाई जाती है। देखो प्रोस्पेक्टिव होने वाली चीज की बात कर रहा है, हुई नहीं है। याद है ना प्रोजेक्टेड के बारे में ही पढ़ते थे कि आप बंदे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल बनाते हैं, आज के बाद कंपनी 5 साल तो क्या करेगी, वही वाली बात कह रहा है। अबाउट द इवेंट्स दैट में अकर इन द फ्यूचर, मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स जो कंपनी कहती है फ्यूचर में होने वाले हैं। एंड पॉसिबल एक्शंस बाय एनी एंटिटी, और हम उस पर क्या पॉसिबल एक्शन लेने वाले हैं। वो कहता है जी हमें लगता है हम इस आने वाले 6 महीनों में एक ऐसी मशीनरी लेने वाले हैं जिससे हमारी जो अभी की यूनिट है प्रोडक्शन की वो 50,000 से बढ़ के 1 लाख यूनिट हो जाएगी। ये सब होने वाला है, हुआ नहीं है। ठीक है ना? तुम एजम्पशन बना के बैठो, जब तुम ले लोगे एक्चुअली में वो यूनिट वहां पहुंचा लोगे, जब एक्चुअली में वो हिस्टोरिकल में मेरे को दिखेगी तब जाके मैं मानूंगा। अभी के लिए सब प्रोस्पेक्टिव है। क्लियर? यस सर। इट कैन बी इन द फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सर, जो मैंने सारे मार्क करे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सर। अच्छा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है एक ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो एजम्पशन के बेसिस पे होती है। यस सर। एजम्पशंस में क्या कवर हो जाता है, मतलब या तो फोरकास्ट करा होगा या प्रोजेक्शन किया होगा या दोनों कॉम्बिनेशन किया होगा। यस सर। और वो क्या कहते हैं उससे कि कुछ वो किसके बेसिस पे होगी, कुछ ऐसे इवेंट्स जो अकर होंगे, कब सर? फ्यूचर के अंदर अकर हो सकते हैं। एंड पॉसिबल एक्शंस भी लेगी उसके ऊपर एंटिटी, किसके ऊपर? फ्यूचर के अंदर। तो मतलब फ्यूचर में होने वाले कुछ ऐसे इवेंट या एक्शन जिसके ऊपर एंटिटी कोई एक्शन लेगी बेस्ड ऑन द असम्पशन एंटिटी हमें बता रही है, उसके बेसिस पे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ड्रॉ करी जाती है वो कौन सी होती है सर? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है ना? इट इज नोटेड दैट इन सच टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट एग्जामिनेशन इज नॉट ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक assumption है जो आपने ली कि फ्यूचर में आप कैसा करोगे, क्या करोगे, और उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर रहे हो। क्लियर? यस सर। अब आता है क्या सर, अब डिफरेंस क्या हुआ, तो हमें समझना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन द हिस्टोरिकल एंड प्रोस्पेक्टिव के बारे में। तभी हमें पता तो सर हमें चले गया है, हिस्टोरिकल assumptions में नहीं बनाई जाती और ये assumptions में बनाई जाती है। इतना तो क्लियर है? यस सर। लेकिन डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी, क्योंकि आप लोगों को अभी किसकी डेफिनेशन नहीं पता, आप लोगों को तो हिस्टोरिक की डेफिनेशन भी नहीं पता। ये तो मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया, बैलेंस शीट ये और ये, लेकिन क्या आपको एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में पता है? नहीं पता, तो वो भी सीख लो। सर क्या इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन द फाइनेंशियल टर्म्स, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या वर्ड्स हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। हिस्टोरिकल का मतलब हो गया पास्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हुई? जो फाइनेंशियल टर्म्स में होगी। बिल्कुल सर, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस करी जाती है, क्या वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है? यस। अब ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो सकती है, अबाउट किसके बारे में? अबाउट द इकोनॉमिक इवेंट्स, अबाउट द इकोनॉमिक इवेंट्स, कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस। यहां पे मैंने क्या लिखा है? सीसीई। तो वही वाली बात है, अबाउट द कंडीशन बोल लो, इवेंट्स बोल लो, और मतलब सर्कमस्टांसेस बोल लो, कंडीशन बोल लो, इवेंट्स बोल लो, या इवेंट्स बोल लो, कंडीशन बोल लो, सर्कमस्टांसेस बोल लो, एक ही बात है। सीसीई या ईसीसी, व्हाटएवर यू फील लाइक। मतलब सर जो हमारी क्या है, हमारी जो हिस्टोरिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, हिस्टोरिक वाली, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब है फाइनेंशियल टर्म्स में होगी, किसी एंटिटी की होगी, एंड अबाउट किसके बारे में होगी? किसके बारे में होगी? जल्दी से, किसके बारे में होगी सर? किसी भी इकोनॉमिक इवेंट के बारे में, कंडीशन के बारे में, या कोई सर्कमस्टांस होगा अकरिंग इन द पास्ट पीरियड। सर पास्ट क्यों है? क्योंकि हिस्टोरिक था, तो मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आपने बोला फाइनेंशियल टर्म्स में। ठीक है ना? कोई भी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म में ड्रॉ होती है, और वो किससे रिलेटेड हो सकती है? वो किसी भी एंटिटी के रिलेटेड हो सकती है। अबाउट इकोनॉमिक, उसका कोई इवेंट हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकती है, कोई सर्कमस्टांस हो सकता है, जो भी पास्ट पीरियड के हिसाब से होगा, अकरिंग होगा इन द पास्ट पीरियड। यस यस। द लेटर रिलेट्स टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द assumption। अब ये वाली कौन सी आ गई? ये पर्सपेक्टिव समझा रहा है, अबाउट द अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स एंड पॉसिबल एक्शंस बाय द एंटिटी। तो सर क्लियर है। प्रोस्पेक्टिव वाले का मतलब है जो assumption पे बेस्ड होगी, फ्यूचर इवेंट्स और फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं वो बताएगी। हिस्टोरिकल का मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में होगी, और वो क्या बताएगी? एंटिटी अबाउट द, कोई भी एंटिटी का इकोनॉमिक इवेंट होने वाला है, कंडीशन होने वाली है, सर्कमस्टांस होने वाला है, वो कौन सा? अकरिंग इन द पास्ट पीरियड, जो पास्ट पीरियड में होने वाला है। क्या क्लियर है? मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल, सीएफएस, सब कुछ क्या कवर हो जाएगा? बिल्कुल कवर हो जाएगा। क्या मैं इसको लिख दूं क्या कि तुम्हें पढ़ के जाने के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? यस सर। आपने ऑलरेडी तो लिख रखा है, लिख रखा है? अरे वाह। तो क्या है ये सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये आता है। एम आई क्लियर? यस सर, वेरी वेरी क्लियर।
चले आगे, चलिए सर, दोनों की डेफिनेशन क्लियर है? बिल्कुल। देयरफॉर बोल सकता हूं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रूटेड इन द पास्ट इवेंट्स, यस सर। और पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द फ्यूचर इवेंट्स, यस सर। ये भी क्लियर है? बिल्कुल सर। पास्ट इवेंट्स में होती है हिस्टोरिकल, पर्सपेक्टिव होती है फ्यूचर इवेंट्स के अंदर। क्या आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा स्टैंडर्ड की सीरीज लगती है, जिसे स्टैंडर्ड भी नहीं बोलते प्रॉपर तरीके से, वो एसए में नहीं कवर होता है, वो अलग ही है, वो भी पढ़ाऊंगा भी आगे जाके। उसके बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर से क्या चाहिए आपको, इंफॉर्मेशन चाहिए, डीप नहीं जाना है, स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़ना है, वो बोला वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, अभी फाइनल में आएगा। क्लियर? चलो सर, सर आप किसके ऊपर आते हैं? सर आप आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, जिस पे जाने लगा हूं ना वो पैराग्राफ मतलब वन ऑफ द बेस्ट पैराग्राफ है और क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद के साथ आता है। ठीक है सर। सर अब आता है सर, देखो जो पीएफआई है, जो हमने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करी, उसमें क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको लेने पड़ेंगे? क्योंकि सर अब ये तो असम्पशन के बेसिस पे है। बिल्कुल सही बात है, ये तो फ्यूचर में इवेंट होने वाली चीज है। बिल्कुल बात है। हम सफिशिएंट तो कब लेते हैं? जब रीजनेबल एश्योरेंस की बात करते हैं। वो कौन से केस में करते हैं? जब हम ऑडिट करते हैं। अब और ऑडिट किसका करते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो किसका करा जा रहा है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करा जा रहा है। तो बिल्कुल, तो मुझे इस केस में क्या मेरे को ऑडिट एविडेंस, वो वाले ऑडिट एविडेंस चाहिए जो मैं ऑडिट में लेता हूं? नहीं। लेकिन इसमें भी मुझे क्या अपने मुझे रिपोर्ट करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब रिपोर्ट करने के लिए मेरा एसेंस क्या है पीएफआई के अंदर? मैं किस पे रिपोर्ट करूं? मैं अपनी बात किसके ऊपर रखूं? सोचो, एक ही वर्ड है क्या सर? एजम्पशन। आपको एजम्पशन ही तो है ना, जो कंपनी एंटिटी मुझे एजम्पशन ले रही है, आप उसी के बारे में तो बता सकते हो। और क्या बता सकते हो? और तो सब कुछ फ्यूचर में होने वाला है। तो मैं इसमें क्या करता हूं, मेरे को इसके अंदर एजम्पशंस के ऊपर क्या लिखना पड़ता है? अपनी रिपोर्ट एजम्पशन के बेसिस पे लिखनी पड़ती है। ओके, तो एजम्पशंस के बारे में क्या लिखना है? पहले नंबर पे सर मेरे को असम्पशंस के बारे में लिखना है क्या? इस जो असम्पशन आपने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने जिस असम्पशंस के बेसिस पे बनाई है, दैट आर नॉट अनरीजनेबल। देखो कितना कैसा वर्ड लिखा है, सोचो कितना प्यारा तरीके से सोचा होगा। आपको ये नहीं बोला कि क्योंकि अब ये चीज ऐसी है जो फ्यूचर में होने वाली है, आपको एश्योरेंस देने को नहीं कहा, तो आपके वर्ड्स में भी ना कंप्लीट एश्योरेंस आनी ही नहीं चाहिए। आप ये भी तो लिख सकते थे कि क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है वो क्या नहीं है, वो इज रीजनेबल, कि वो रीजनेबल है। ये भी तो लिख सकते थे ना। नॉट अनरीजनेबल का मतलब क्या होता है? इज रीजनेबल होना। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है। हम हर केस में तो यही लिखते थे ना, रीजनेबल एश्योरेंस हैज बीन ऑब्टेन ऑडिट में। क्यों? क्योंकि उसमें कंफर्मेशन थी। यहां पे क्या नहीं है, इसमें असम्पशंस है, फ्यूचर की बात हो रही है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, इसलिए बोला गया अपने वर्ड्स में भी क्या रखना, वो चीज वो फील आनी चाहिए आपके वर्ड से भी, आपकी रिपोर्ट में भी। और क्या लिखा गया कि जो असम्पशंस जिसके बेसिस पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी ने बनाई है ना, वो हमें कहीं से भी क्या नहीं लग रहे हैं, अनरीजनेबल नहीं लग रहे हैं। ये नहीं बोला रीजनेबल लग रहे हैं, क्या बोला? अनरीजनेबल नहीं लग रहे हैं। क्या बात है, मजा ही आ गया। पहले नंबर पे नॉट अनरीजनेबल। क्लियर? यस सर। फिर जो हमारी अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें मैं कर क्या रहा हूं, जो मुझे एश्योरेंस रिपोर्ट देनी है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, एज अ प्रैक्टिशनर मैं देता हूं। इसके अंदर मैं ऑडिटर होता हूं नहीं होता हूं, क्योंकि ऑडिटर क्या करता है? हिस्टोरिकल का करता है। यहां पे मैं क्या हूं? प्रैक्टिशनर हूं। याद रखना, यहां पे मैं क्या हूं? प्रैक्टिशनर हूं। उसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो लेने हैं, पर किसके बेसिस पे लेगा वो? एजम्पशन के बेसिस पे। और एजम्पशन के बेसिस पे लेते हुए उसे क्या बताना है? पहला, कि क्या वो रीजनेबल मिले, तो वो बोलेगा कि मुझे कहीं से भी वो अनरीजनेबल नहीं मिले, पहले नंबर पे। दूसरा, वो बोलेगा जो भी पीएफआई आपने क्या करी है, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हुई है बेस्ड ऑन द एजम्पशंस। मतलब कि जो भी आपने कंपनी ने जिस assumption के बेसिस पे अपनी क्या बनाई है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई है ना, वो बनाई सही तरीके से है। इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द assumption, कि सही तरीके से बनी हुई है जी, जो assumption बोल रही है वैसे ही बना के दिया, उसमें तो हमें कुछ गलत नहीं लग रहा। एंड इज प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड ऑल मटेरियल assumptions आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज, की वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से बनाई भी और प्रेजेंट भी करी। ये तो ऑलरेडी किसकी ड्यूटी थी सर? मैनेजमेंट की थी। ये तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट ने सही तरीके से assumption के बेसिस पे सही तरीके से प्रेजेंट करी है और प्रेजेंट करी है और प्रेजेंट करी है और प्रिपेयर करी है। और उसके बाद लास्ट में कि हमें जितनी भी assumptions मिली है ना, वो उन्होंने जो भी assumption उन्होंने लगाई है वो उन्होंने सारी डिस्क्लोज कर दी है कि भाई इसके बेसिस पे ये बना है। कल कुछ चेंज हो सकता है कुछ चेंज हो जाए फ्यूचर के अंदर। तो क्या क्लियर है? बिल्कुल सर। तो मुझे क्या करना पड़ता है सर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में? क्या मेरे को अपना ऑडिट रिपोर्ट में एश्योरेंस देनी पड़ती है? बिल्कुल देनी पड़ती है। क्या ये रीजनेबल होती है? नहीं। क्या ये लिमिटेड होती है? नहीं। तो कौन सी होती है? पता नहीं। पर क्या ये एब्सोल्यूट होती है? नहीं। तो पता लगेगा? यस सर, बाद में बताऊंगा। अब आगे बढ़ता हूं, तो सर इसके बेसिस पे मेरे लिए ये किसके बेसिस पे बनाई जाती है? पीएफआई असम्पशन के बेसिस पे। तो मुझे एश्योरेंस रिपोर्ट में किसके बेसिस पे कमेंट करना पड़ेगा? असम्पशन के बेसिस पे। क्या मैं ऑडिटर हूं? नहीं। कौन हूं? प्रैक्टिशनर हूं। प्रैक्टिशनर क्या करेगा? बताएगा क्या कि जो assumption के बेसिस पे आप लोगों ने बनाई है, क्या प्रिपेयर करी है, प्रेजेंट करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो मुझे सही लग रही है। दूसरा, सारी assumptions भी आप लोगों ने मुझे बता दी है, सारी assumption भी सही तरीके से डिस्क्लोज्ड है और मुझे उसमें से कोई भी assumption क्या नहीं लग रही है? अनरीजनेबल नहीं लग रही है। क्या मैं क्लियर हूं? यस सर, बढ़िया। ठीक है सर, ये तीनों चीजें पता चल गई, बढ़िया। ये पैराग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा रिपोर्ट के बारे में मार्क करके चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यस सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सर आगे बढ़ता हूं।
सर आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, खत्म करा दो जल्दी से, चलो चलो चलो, मैं तो खुद तैयार हूं, तुम लोग क्या, मैं खुद तैयार हूं। फिर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर अब हमने सब तो सीख लिया पीएफआई के बारे में, देयरफॉर इन सच एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर्स प्रोवाइड अ रिपोर्ट एश्योरिंग दैट नथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर। अब देखो इसको रिपोर्ट के अंदर लिखने का भी तरीका देखो कितना प्यारा है। सोचो वैसे तो मैं जो ऑडिट में लिखता हूँ रिपोर्ट के अंदर लिखता हूँ, हमने पढ़ा था ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, अभी तुम लोग जो ऑडिट रिपोर्ट पीछे से पढ़ के आए तुम्हें याद है ना वो लाइन जो मैंने लिखवाई थी कि हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बेसिस में किस तरीके से लिखते हैं, प्रॉपर तरीके से, अगर जाओगे नोट्स में मिल जाएगा तो वहां पे देखोगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है क्या कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हुए भी मैं कहीं ना वो प्रॉपर वर्ड्स का यूज नहीं कर रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं, कतरा रहा हूं थोड़ा सा, क्या बोल रहा हूं, नथिंग हैज कम टू माई अटेंशन, प्रैक्टिशनर के टेंशन में ऐसा कुछ नहीं आया है जो सजेस्ट कर पाए दीज एजम्पशंस डू नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस ऑफ द प्रोजेक्शन, कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि मैं ये कह पाऊं क्या कि ये जो भी रीजनेबल बेसिस बने हैं इसके प्रोजेक्शन के जो भी हैं इसमें कुछ मुझे गलत मिला हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं सब कुछ सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस वाली चीज भी नहीं है, फ्यूचर रिलेटेड है। तो क्या बोल रहा हूं कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मुझे ये सजेस्ट कर पाए कि जो ये एजम्पशंस हैं ये क्या नहीं दे रहे हैं, डू नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर द प्रोजेक्शन, की इसके अंदर इसका ये रीजनेबल बेसिस नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला कहने को, तो इसलिए मुझे सब कुछ सही लिख रहा है तो मैंने आपको रिपोर्ट में कर दिया। और मैंने रिपोर्ट के लिए assumption के बेसिस पे आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया है मेरी एश्योरेंस किस बेसिस पे करी गई है। क्लियर? यस सर। चलो तो सर अब ये भी बता दो कि इसके अंदर कौन से लेवल की एश्योरेंस लगती है। सर इसके अंदर मॉडरेट लेवल की एश्योरेंस लगती है। इसे क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स आर नोन एज मॉडरेट लेवल एश्योरेंस। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। सर बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया, वाह वाह। क्लियर है? समझ गए सर। सर पीएफआई मतलब आप समझ आ गया सर, ऑडिट के अंदर लगेगी रीजनेबल एश्योरेंस, रिव्यू के अंदर लगेगा लिमिटेड एश्योरेंस, और जब भी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात आएगी जहां जहां पे भी असम्पशन के बेसिस पे कुछ बना होगा और उस असम्पशंस को बताएंगे कि वो रीजनेबल भी नहीं लग रही है, नॉट अनरीजनेबल नहीं है, और वो प्रिपेयर एंड प्रेजेंट वैसे ही हुई है, सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया गया है, उसके बेसिस पे रिपोर्ट दे दूंगा और बोल दूंगा कि कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो ये बता पाए कि ये असम्पशंस में कुछ भी ऐसा है जो अनरीजनेबल है जिसके बेसिस पे प्रोजेक्शन बनाई गई है, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। ऐसा मैं प्रैक्टिशनर होने के बिहाफ पे बोलता हूँ, ऑडिटर होने के बिहाफ पे नहीं बोलता हूँ, और मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस के बिहाफ पे बोलता हूँ। क्लियर हूँ? बिल्कुल क्लियर हूँ। तो अगर मैं तुम्हारे को इधर लेके चला जाऊं और ये समझा दूं सर एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करके, मैं समझा दूं क्या रीजनेबल एश्योरेंस कहाँ आती है, सर हमारी ऑडिट के अंदर आती है। क्लियर है? यस सर। ऑडिट के अंदर आती है रीजनेबल, लिमिटेड के अंदर आती है कौन सी, रिव्यू के अंदर आती है लिमिटेड, और एक कहता है एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब किसकी बात कर रहा है, पीएफआई की बात कर रहा है सर, पीएफआई की बात कर रहा है। यस सर। और इसके साथ में वो क्या कहता है, याद रखना एक और चीज है यहाँ पे जो थोड़ी सी याद रखने वाली जरूरी है, क्या कि वो बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक फोरकास्ट और एश्योरेंस रिगार्डिंग ऑपरेशनल ऑफ कंट्रोल्स, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स। कहीं ना कहीं ये साथ में क्या कहता है, और जो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड भी एश्योरेंस होती है उसके ऊपर भी, वो भी किसके अंदर आती है, वो भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से नहीं जुड़ी होती। इसके बारे में आगे कुछ भी बात नहीं करी गई है, कहीं भी नहीं है, तो ये यहीं तक लिमिटेड है और इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बताया भी नहीं गया आप लोगों को, तो इसे आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ मान के चलेंगे। बस पता होना चाहिए कि जब भी किसी की बात आती है अदर देन हिस्टोरिकल के ऊपर, और ऑडिटर को क्या करनी होती है, एश्योरेंस देनी होती है, उसमें दो चीजें आती हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और किसके ऊपर, इंटरनल कंट्रोल के ऑपरेशंस के ऊपर भी क्या करता है ऑडिटर, अपने एश्योरेंस देता है। क्लियर? यस सर। सर ज्यादा जानना है? नहीं सर, नहीं जानना है। क्या नहीं करना है? ज्यादा नहीं जानना है। यहां पे भी देखो, यहां पे भी दिखा देता हूं तुम्हारे को यही चीज। क्या सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट का रीजनेबल एश्योरेंस, रिव्यू का लिमिटेड एश्योरेंस, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आप लिख सकते हो कौन सी वाली आएगी, मॉडरेट एश्योरेंस, प्रोवाइड एश्योरेंस रिगार्डिंग रीजनेबिलिटी ऑफ द असम्पशंस होएगा, और रिपोर्ट ऑन द कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कंट्रोल्स ऑपरेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इसमें भी रिगार्डिंग द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आपको क्या देनी होती है, कि एश्योरेंस देनी होती है कि उनका डिजाइन और कंट्रोल सही है या नहीं है। वो डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस की बात करी थी ना, वही बात कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर आगे हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है, इंटर में भी नहीं है, फाइनल में भी ऑलमोस्ट नहीं है, फाइनल में इंटरनल कंट्रोल्स अलग से आएगा तब पढ़ेंगे उसको। ठीक है, चल यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे बढ़े, चलो अब तो बस खत्म होने की बात है, ऐसा मत बोल देना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है एक बहुत प्यारा सा। चलो सर, क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर मैं नहीं आपको कराऊंगा, क्यों सर, क्योंकि सर आपको पता होना चाहिए टैक्ट, कॉशियस, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन, इंडस्ट्री से बिलोंग, जजमेंट अच्छी, पेशेंस अच्छा, क्लियर हेडनेस, रिलायबिलिटी आर सम ऑफ द क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, जितनी एक अच्छे बिजनेसमैन में सारी क्वालिटीज होनी चाहिए वो एक ऑडिटर में भी होनी चाहिए, और उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन लेनी होती है, क्रिटिकली रिव्यू करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एग्जॉस्टिव नॉलेज चाहिए होती है उसको, और वो लिमिटेड तक कहां तक नहीं होती, सिर्फ ऑडिट तक लिमिटेड नहीं होती सर,
सर वो ऑडिट से भी ज्यादा उसे अकाउंट्स, लॉ वगैरह सबकी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। अब आया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई चांसेस ऑफ कमिंग इन एग्जाम, और आया भी एक दो बारी। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक, उसके बाद एक छोटा मोटा सा टॉपिक रह जाएगा, क्यों स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। चलो सर ये करा दो। अब आता है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। सर हमारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कितने तरह के हैं? क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड तो सर हम सबको पता है एक ही है, अभी हमारे को SQC1, ये तो सर हम सबको पता है। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कौन कौन से आते हैं ये मेरे लिए जरूरी है। सर आईसीए काउंसिल ने कलेक्टिवली हमारे को एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स जो नाम दिया है उसके अंदर 4 तरह के स्टैंडर्ड्स आते हैं। सर कौन कौन से? पहले नंबर पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये तो हम सबको पता है सर। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे जो हम पढ़ते हैं 200 से लेके 700 तक की सीरीज, वैसे 100 भी शुरू हो जाती है हाँ सर हो जाती है, पर 200 से लेके 700 तक की सीरीज होती है, वैसे 800 तक की सीरीज होती है, फाइनल में ऐसे 800 भी आता है। ठीक है सर, छोड़ देंगे ऐसे 200 to 700 हमें जो पता है। ये किसके बेसिस पे होता है? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर अब तो ये वर्ड बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। फिर आता है दूसरा जो रिव्यू किया जाता है, जहां पे लिमिटेड एश्योरेंस दी जाती है, याद है, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, SREs। ये क्या है सर? स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स रिव्यू एंगेजमेंट के लिए बने कि हमें किस किस केस में रिव्यू करना है, जो ऊपर पढ़ के आए थे, जहां पे लिमिटेड हम क्या देंगे, लिमिटेड एश्योरेंस देंगे, रीजनेबल नहीं देंगे, वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? SRE के अंदर जो स्टैंडर्ड आते होंगे वहां पे उसको लगाया जाता है। ये भी किसके ऊपर होता है सर? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। ये भी सर हमने सही पढ़ा है, क्लियर। चलो फिर आता है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ओहो सर आप इसकी बात कर रहे थे क्या? बिल्कुल, विच अप्लाई इन एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सर अगर मेरे को इसको बोलना होगा तो मैं क्या कह दूंगा कि क्या किसकी बात कर रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? PFI की बात कर रहा है, प्लस इंटरनल कंट्रोल्स की बात कर रहा है। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। इंटरनल कंट्रोल्स कहां चला गया? क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद सर क्या एक और भी है? बिल्कुल एक और भी है जो तंग करने के लिए बना है, लेकिन आपको नहीं, फाइनल वालों को। क्या सर? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ये भी हमारी क्या एक सीरीज आती है, SRS जिसे बोलते हैं, जो अप्लाई होती है किसके ऊपर? एग्रीड अपॉन पोजीशन, किसके ऊपर? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के ऊपर, टू इंफॉर्मेशन कंपाइलेशन एंगेजमेंट एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। सर अब इसका नाम हमें नहीं समझ आ रहा, रुक जाओ, जब आऊंगा तब समझाऊंगा भी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? तो हाँ जी, यहां तक क्लियर है ना? तो इसके आगे चलते हैं सर। इसके आगे क्या है? अब इसके आगे देखो सिंपल सी लाइन क्या बोल रहा है, अब हमने पढ़ लिया सर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारे पास एसेज होते हैं, एक हमारे पास SRE होते हैं सर रिव्यू वाले, फिर उसके अंदर SAEs होते हैं सर एश्योरेंस वाले, और SRS होते हैं रिलेटेड सर्विसेज वाले। याद हो जाएगा सर? हो जाएगा, तुम लोगों को याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, होगा, मैं करवाऊंगा याद, कैसे नहीं होगा सर? ठीक है सर। बेसिकली अब ये 4 क्यों है सर? क्योंकि बोला क्या गया कि बोला गया जो पर्पस है ना इसको इशू करने का, ये एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को पूरे के पूरे को क्या नाम देते हैं? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। कौन सा नाम देते हैं? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। तो जितने भी सारी हम एश्योरेंसेज वगैरह देते हैं, चाहे वो लिमिटेड हो, चाहे वो रीजनेबल हो, चाहे वो मॉडरेट हो, ठीक है, तो वो सारी एश्योरेंसेज को जितनी भी हम देते हैं उनका पर्पस क्या है? ताकि हम हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाए एंड गाइडेंस दे पाए इन द एरियाज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट का मतलब क्या हुआ? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट एंड अदर टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। और बाकी एश्योरेंस सर्विसेज में भी हमें क्या करना पड़ता है? हाई क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, तभी तो साथ में क्वालिटी का स्टैंडर्ड जोड़ा है। अब क्या क्वालिटी का स्टैंडर्ड सिर्फ ऑडिट पे ही लगेगा क्या? नहीं सर, क्वालिटी का स्टैंडर्ड SQC सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्या लगेगा? ऐसे ही लगेगा जैसे क्वालिटी SS के ऊपर लगती है, क्योंकि हमें सब में क्या रखनी होती है? क्वालिटी रखनी होती है, क्योंकि हमें सब में कुछ ना कुछ प्रोसीजर तो लगाने हैं, तो वो सारे हमें क्वालिटी से लगाने होंगे। क्लियर? यस सर। चलो अब इनको डिटेल में थोड़ा समझते हैं और ये टॉपिक खत्म और ये चैप्टर भी खत्म। चलिए सर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो सर आप हमें ना बताओ, आप हमसे पूछो, ठीक है ना, हमें बताओ मत सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में। आए बड़े स्टैंडर्ड समझाओगे, बोल दो एक बार, बोल दो, मुझे बड़ी खुशी होगी, कॉन्फिडेंस से बोल दो। सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में अंदर क्या है? सर मैंने ये जो साइड में लिखा है बस इतना ही है। क्या सर? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है क्या? बिल्कुल होता है सर, ठीक है। उसके बाद सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए क्या इसके अंदर हमारे को? बिल्कुल। क्या इसके अंदर हम एक्सटेंसिव प्रोसीजर की चेकिंग करते हैं? क्या हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए हम अच्छा खासा प्रोसीजर लगाते हैं जिसे फैब बोलते हैं? यस सर। और क्या इसके अंदर रीजनेबल एश्योरेंस होती है? बिल्कुल। यही यहाँ पे चारों बातें लिख के आनी और कुछ नहीं लिखे आना। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग
अपने को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आपको लिखना है कि जिसके अंदर हमें क्या लेनी होती है, रीजनेबल एश्योरेंस लेनी होती है बेस्ड ऑन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसके अंदर मैं फैप लगाता हूं, रैप लगाता हूं, ये भी लिख सकते हो। और ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या होता है, ऑडिट किया जाता है। अगर आप देखना चाहोगे तो यहां पे देख लोगे क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर करता है, ऑडिट ऑफ द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को करता है, हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स फॉलो किए जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद क्या बोला इसने, कुछ भी नहीं बोला, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है ऑडिटर को, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग, असेसिंग रिस्क ऑफ ऑडिट, सैंपलिंग, ऑडिट एविडेंस, फॉर्मिंग एंड ओपिनियन, पूरा का पूरा 200 से लेकर 700 तक का बता दिया इसने सारे स्टैंडर्ड, ठीक है। और उसके अंदर आता है कुछ एग्जांपल बता दो। पेपर जब आया था तो उन्होंने सीधा क्वेश्चन के बारे में स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की डेफिनेशन नहीं पूछी थी, उन्होंने एग्जांपल पूछ लिए थे। तो आपको 7 कुछ भी जो आपको स्टैंडर्ड्स अच्छे लगते हैं उनके बारे में बताया, 200 बताया, 230 बताया, 315 बताया, तुम्हें 330 पता है वो बताओ, 500 की सीरीज बताओ, 700 की सीरीज बताओ, सारी सीरीज तुम्हारे लिए, जिसका नाम अच्छे से आता होगा वही लिख के आना, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया सर, याद आ गया सर, समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हो। आपकी नाम भूल जाओगे, सिर्फ स्टैंडर्ड का नंबर याद रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम भी लिख के आना है। क्लियर? यस सर, डन है ना। तो सर अगर मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात करूं तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखाऊंगा, बिल्कुल लिखाऊंगा सर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर करता है, बिल्कुल लिखाऊंगा। कौन सी इंश्योरेंस होती है, रीजनेबल, क्योंकि जो ऐसे पॉइंट है जो सब में लगने वाले ना वही लिखेंगे। इसमें हिस्टोरिकल मिलेगा, रीजनेबल यहां आएगा, आगे लिमिटेड चला जाएगा, उसका क्या मॉडरेट चला जाएगा, तो वो वाले पॉइंट्स हमारे लिए कॉमन पॉइंट्स हमें याद भी रहेंगे। इसके अंदर मैं सबसे ज्यादा चेकिंग कहां पे करता हूं, सबसे ज्यादा प्रोसीजर किस में लगते हैं, ऑडिट के अंदर लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए होता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। और ऑडिट की एग्जांपल दे देंगे, यस सर। चलो अब आता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। क्या ये भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे लगता है? यस सर। क्या इसके अंदर लिमिटेड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होते हैं? बिल्कुल सर। क्यों सर? क्योंकि लिमिटेड प्रोसीजर होते हैं, पढ़ा था हमने वो, जो डिफरेंस था उसके अंदर मैं भी समझाऊंगा। एंड साथ में कौन सी एश्योरेंस होती है सर? लिमिटेड एश्योरेंस होती है। अब मैं तुमको फाइनल की टॉपिक में से निकाल के चीज लेके आके तुम्हें बता देता हूं ताकि तुम्हारे लिए अच्छा रहे। क्या कर, जो ये लिमिटेड प्रोसीजर है ना, ये कौन से वाले प्रोसीजर है सर? ये वाले जो प्रोसीजर है ना, इसमें सिर्फ इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर दिए गए हैं। अगर आपको रिव्यू करना है किसी का भी, सिर्फ रिव्यू करके लिमिटेड तक, लिमिटेड चेकिंग करनी है, तो सिर्फ 2 ही प्रोसीजर है आपके पास। कौन कौन सा? इंक्वायरी कर लो और साथ में जहां पे जरूरत लगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा लो। बस इतने ही लिमिटेड प्रोसीजर आप यूज कर पाते हो। अगर इससे ज्यादा यूज करने लगोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या नहीं रह जाएगा, रिव्यू नहीं रह जाएगा, वो ऑडिट की तरफ जाने लग जाएगा। तो अगर किसी का रिव्यू करना है सिर्फ, अभी रिसेंटली जो हुआ था, काफी सारी कंपनीज हैं, ठीक है, उसके अंदर जैसे जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर रिव्यू किया गया था, उन्होंने सिर्फ क्या यूज किया था, इंक्वायरी प्लस एनालिटिकल प्रोसीजर। ऐसे बहुत सारी कंपनीज के अंदर होता है। जोमेटो तो बहुत हाईलाइट में आई थी, तो एवरीबॉडी नोज अबाउट जोमेटो, ठीक है ना, क्योंकि उसके कहानी ऐसी थी कि उसकी वैल्यूएशन के ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हुए थे। तो ठीक है, उस एग्जांपल में नहीं जाते, बट कौन से सर रिव्यू के अंदर हम कौन से लिमिटेड प्रोसीजर को यूज करते हैं, इंक्वायरी को और एनालिटिकल प्रोसीजर को। लिखने का मौका मिला, जरूर लिखाना, ठीक है सर। अब इसके अंदर भी क्या स्टैंडर्ड्स का नाम एग्जांपल पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा। तो क्या लिखना है? एसआरई। अब ये एसआरई की सीरीज कौन सी है सर? 2400 की सीरीज है, याद रखना पड़ेगा सर। एसआरई की सीरीज कौन सी वाली है? 2400 की सीरीज है, ठीक है सर। 2 मिला के 4, चलो सर 2400 की सीरीज और 2410, 2 ही स्टैंडर्ड है, बिल्कुल 2 ही स्टैंडर्ड है, सब में 2 ही स्टैंडर्ड है सर। चलो ठीक है सर। 2400 की सीरीज में क्या कह रहा है? पहला, एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। की सर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करना, क्या हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं रिव्यू में? यस सर। तो उसका रिव्यू करवाता है। 2410 क्या कह रहा है? वो कह रहा है रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। बहुत प्यारी चीज है, छोटी सी एमसीक्यू के लिए समझने को, और जो आपको पता भी होनी चाहिए। वो क्या? देखो 2400 सीरीज एसआरई की 2400 की है, बिल्कुल 2400 तो सब पे लगता है, नॉर्मल लगता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करवाना। हर किसी को ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती, जहां पे आपको रिव्यू करवाना हो 2400 को ले आओ। अब आपका 2400 जो कर रहा है, बाई चांस आपने 2400 उसी से कराया जिसने आपका नॉर्मल ऑडिट किया था, मतलब जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर था कंपनी का, वही आपका रिव्यू कर रहा हो अगर बाई चांस, तो ही उस वाले केस में आपका ऑडिट जो होगा वो किसके अंदर होगा? 2410 के अंदर होगा। ओनली व्हेन कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर परफॉर्म्स रिव्यू ऑफ द इंटरिम। इंटरिम का मतलब क्या है कि पूरी फाइनेंशियल नहीं है, कुछ इंटरिम पीरियड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का आप क्या करवा रहे हो? रिव्यू करवा रहे हो। पूरी नहीं बनी है, इंटरिम बनी है, हाफ बनी है, डाउन द लाइन 6 मंथ्स 9 मंथ्स की बनी हुई है। अगर आप उसका रिव्यू करवा रहे हो और उसी से करवा रहे हो जो आपका ऑडिटर है, तो आप 2410 के अंदर उस रिव्यू को करवाते हो, 2400 के अंदर नहीं करवाते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप पहली बार करवा रहे हो या फिर किसी और से करवा रहे हो, इंटरिम का भी करवा रहे हो, पर आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है, कोई और है, तो हमेशा वो 2400 के अंदर ही करेगा उसको। एम आई क्लियर? यस सर। ये दोनों क्लियर है, एसए और एसआरई? यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो अब ये आएगा, उसने बोला याद रखना बोथ स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही क्या करी है? ऑडिट करी है और रिव्यू करी है, और कुछ और कर नहीं करा, ठीक है। किसी और की बात नहीं करी, सिर्फ हिस्टोरिकल की बात करी है। एम आई क्लियर? यस सर। अब आता है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एसएई, जो हम नया नया सीख के आए थे। मैंने काटा किस पे मारा? एचएफआई पे। क्या एचएफआई क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। तो क्या इसके अंदर ऑडिट होगा? नहीं सर। क्या इसके अंदर रिव्यू होगा? नहीं सर। ये सब तो भूलना है। क्या आ गया? इसके अगेंस्ट पे चले जाओ। अब इसके अंदर क्या होगा सर? पीएफआई होगा और इंटरनल कंट्रोल्स आ जाएंगे। यस सर, आपने बता दिया
दिया, हम तो ऊपर से पढ़ ही आए हैं कि सर इसके अंदर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करेगा और इंटरनल कंट्रोल्स की बात करेगा, ज्यादा बात नहीं करेगा, बस नाम बोल के छोड़ देगा। यस सर। इसके अंदर किसकी बात होती है सर? अजम्पशंस की। वो अजम्पशंस के 3 पॉइंट जो ऊपर पढ़े थे वो लिख के आने पड़ेंगे, बिल्कुल लिख के आने पड़ेंगे। कौन सा सर? कि वो तो क्या नहीं है, नॉट अनरीजनेबल नहीं लग रही है। दूसरा, प्रिपेयर हुई और प्रेजेंट हुई है, जो वो किसके हिसाब से हुई है? अजम्पशन के हिसाब से हुई है, और सारी की सारी अजम्पशन डिस्क्लोज कर दी है। सर आपको याद है क्या? बिल्कुल याद है मुझे। तुम लोगों को याद है क्या? हाँ, कमेंट्स में लिख के बता दो, बिना देखे इसी टाइम पे जाके कमेंट्स में तीनों पॉइंट्स लिख दो, मजा आ जाएगा। और इसके अंदर कौन सी एश्योरेंस आती है सर? मॉडरेट लेवल की एश्योरेंस आती है। इतना ही लिखना है। क्लियर? यस सर। सर इसके अंदर भी क्या वो मुझसे क्या पूछेगा? एग्जांपल पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। कौन कौन से है सर? 3400 के दो। पहले आया 8 एसए की सीरीज में तो 200 से लेके 700 तक खत्म हो जाती है, 800 फाइनल में आती है, भूल जाओ। उसके बाद 2400 की सीरीज कौन सी होती है सर? स्टैंडर्ड एसआरई वाली। फिर कौन सी सीरीज होती है? 3400 की। अब 34 2400 से 2400 3400 4400, ऐसे तो याद रह सकते हैं ना, यही तीन है। 2400 3400 4400, 2400 में 2400 और 2410, 3400 में 3400 एंड 3420 हो गया, बस कुछ और ज्यादा नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है वो? 3400 में कह रहा है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में एग्जामिनेशन कर लेंगे। 3420 में बोल रहा है एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द प्रोस्पेक्टस। याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस क्या याद रखना है? नाम किसी तरीके से हो सके तो रट्टा मार लेना, वैसे चांसेस कम है ये आने के। लेकिन ये बता देता हूं क्या करता है, जब आप किसी प्रोस्पेक्टस को इश्यू करते हुए जो कंपाइल करते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जो प्रोस्पेक्टस में आनी होती है, उसके बारे में भी क्या करवाया जाता है? उसके बारे में भी एश्योरेंस मांगी जाती है ऑडिटर से, क्योंकि लोग प्रोस्पेक्टस पे भरोसा करते हैं। किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस आता है तो उस पर ट्रस्ट किया जाता है, तो उसके अंदर भी जो इंफॉर्मेशन जाए एटलीस्ट थोड़े ट्रस्टेड सोर्स से जाए। इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, बट वो जो काम होते हैं प्रोस्पेक्टस में वो फ्यूचर में होने वाले होते हैं, कंपनी ऐसा करेगी वैसा करेगी, तो इसलिए उसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई, वो वहां पे बिल्कुल आ गई। तो उस वाले केस में ऑर्डर को क्या रखनी है? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस देनी है। असम्पशंस के बारे में बताना है कि जो असम्पशन लग रही है मुझे वैसे कंपनी के हिसाब से सही लग रही है, कुछ मतलब ऐसा नहीं लग रहा, कुछ अनरीजनेबल नहीं है। यस और नो? यस सर, समझ गए सर। फिर आता है सर क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, वेरी लास्ट। सर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज क्या है, अब ये बता। बिल्कुल सर, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है? नहीं सर, बिल्कुल जरूरी नहीं। क्यों सर? क्योंकि फाइनल का टॉपिक है। बट सर हमारे को पूरा का पूरा एश्योरेंस जो हम एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं उसका क्या पार्ट है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सर इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है क्या? सबसे पहली चीज क्या? कि एश्योरेंस ही नहीं देने का। क्या नहीं देने का? एश्योरेंस ही नहीं देने का। मतलब अब क्योंकि कोई नाम बचा है तुम्हारे पास, एब्सोल्यूट तो कहीं आती नहीं है, एब्सोल्यूट तो होती नहीं है। रीजनेबल कवर हो गई ऑडिट के अंदर, रिव्यू में क्या कवर होगी? लिमिटेड। और उसके बाद अश्योरेंस एंगेजमेंट वाले स्टैंडर्ड में क्या कवर होगी? एसएईज में सर मॉडरेट भी कवर होगी। तो सर सब कुछ कवर हो गया, तो अश्योरेंस तो बची नहीं। तो इसको बोला भाई देख ऐसा है, मेरे पास कोई अश्योरेंस तो बची नहीं है, रिलेटेड वाले को बोलो अश्योरेंस नहीं है भाई। कह रहा ठीक है कोई बात नहीं। सर वो कह रहा मेरे को अश्योरेंस चाहिए भी नहीं, सामने से बोलता कह रहा मेरे को अश्योरेंस चाहिए भी नहीं। मैंने कहा है ये क्या हुआ? एश्योरेंस बची नहीं थी तो हम अपनी पर लेवरेज थी कि हम दे ही नहीं सकते, है ही नहीं। वो कह रहा है मुझे चाहिए ही नहीं होती। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को एश्योरेंस ना चाहिए हो? सही कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि समझो ये किसके बारे में कह रहा है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि these standards apply in the engagement to perform agreed upon procedure regarding financial information। ये पता है क्यों नहीं एश्योरेंस चाहिए होती इसमें? क्यों? क्योंकि इसमें जो मैनेजमेंट बना रही होती है ना, जो प्रिपेयर कर रही होती है, उसमें हमारा सहारा लेके प्रिपेयर कर रही होती है। हम मैनेजमेंट के साथ मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, हम ही वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रहे हैं। जब हम ही कोई चीज बना रहे हैं तो उसके ऊपर एश्योरेंस कैसी चाहिए होगी? नहीं चाहिए होगी। मतलब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का क्या मतलब है? कि कहीं ना कहीं एग्री करके काम किया जा रहा है। किसके साथ? एग्रीड प्रोसीजर्स विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के साथ एग्री करके ही प्रोसीजर को परफॉर्म करके क्या करा जा रहा है? मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं? रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। किसके साथ में कर रहे हैं? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है, ऑलरेडी एग्रीड है। हम क्या क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल एन एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड ऑडिटर टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर कंसर्निंग इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल डाटा। मैनेजमेंट ही कह रही है हमारा ना डेटा चेक कर लो, उसके लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेना, उसके लिए इनवॉइस देख लेना, उसके लिए अगर आपको लगेगा तो हम आपको क्या दिखा देंगे? प्रॉपर ट्रेड रिसीवेबल का पूरा अकाउंट बना के चेक करा के पूरी उसकी वाउचिंग वगैरह सब एंट्रीज भी दिखा देंगे। मतलब मैनेजमेंट सामने से खुद बोल रही है क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। मतलब मैनेजमेंट और ऑडिटर आपस में बैठ के आपस में क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यस और नो? डन? ठीक है सर। तो उसके अंदर फाइनेंशियल डाटा जितने भी अकाउंट पेबल ले लो, रिसीवेबल ले लो, जो भी रिलेटेड पार्टी है, सामने से मैनेजमेंट क्या कर रही है बता रही है उनके बारे में। उस वाले केस के अंदर क्या है, जब हम मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं तो उस वाले केस के अंदर क्या किया जाता है? उस वाले केस के अंदर हमें कभी भी एश्योरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। पहला तो ये है। प्लस असिस्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट को इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई प्रिपेयर कैसे करनी है, प्रेजेंट कैसे करनी है, उसमें भी वो कह रही है ऑडिटर मुझे तेरा सारा चाहिए, सीए मुझे तेरा सारा चाहिए। सीए जब क्या करता है? असिस्ट करता है उसको, तो ऑडिटर वर्क करता है मैनेजमेंट के साथ एंड
इशू रिपोर्ट करता है विदाउट एनी एश्योरेंस। ऑडिटर क्या करता है, जो इशू करेगा रिपोर्ट वो किसी भी एश्योरेंस के साथ नहीं करेगा, उसमें एश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑडिटर ने खुद उस चीज को क्या करा होगा, प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन में सीए ने हेल्प करी होगी, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के साथ काम किए, मैनेजमेंट ने खुद बताया क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, इसके ऊपर मैं क्या एश्योरेंस दूंगा। तो क्या ऑडिटर को एश्योरेंस देनी होती है, नहीं देनी होती। क्लियर है, बिल्कुल सर। इसके अंदर कौन से दो एग्जांपल आ जाते हैं सर, SA 4400 परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, क्या लगाने हैं, कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन बताएगी, मैनेजमेंट बताएगी, क्या चेक करना है मैनेजमेंट बताएगी। 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट मतलब प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द सीए। ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। ये चारों हो गए सर। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कौन है, सारे के सारे इशू करते हैं ICAI। ठीक है सर। क्या हमें क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड सबके ऊपर रखना है, बिल्कुल यहां लिखा हुआ है ऑल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, SA SRE SERS सबके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड लगाना पड़ता है। चाहे हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हिस्टोरिकल वाली रिव्यू करना हो या पर्सपेक्टिव वाली इशू करना क्या रिव्यू करना हो, सबके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, तो SQC लगेगा ही लगेगा। क्या किस लिए लगता है सर हमारा, क्योंकि SQC क्या गवर्न करता है, सबसे अच्छी चीज याद रखना, क्या वो हमारे प्रोफेशनल, वो बताता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को और लीगल रिक्वायरमेंट्स को, PR और L। तो कहीं ना कहीं SQC गवर्न क्या करता है, SQC का सबसे इंपॉर्टेंट फोकस क्या है कि आपको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए काम करना है, आपको प्रॉपर लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए काम करना है, और जितने भी रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करते हुए काम करना पड़ेगा। मतलब प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए काम करना ही SQC का मेन पर्पस है। क्या हम सबके ऊपर लगाते हैं SQC, सबके ऊपर लगाते हैं। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन, क्या सर स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी होते हैं, यहां से समझ लो, छोटे से पैराग्राफ से समझा रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। सर स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी होते हैं सर, व्हाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड किसका काम करते हैं, गाइडलाइंस है, बेंचमार्क का काम करते हैं। बिल्कुल, क्या ये बेंचमार्क हमने बनाई थी, याद करना मैंने स्टोरी में बताया था, नहीं सर, ये तो इंटरनेशनल IAASB ने, जो वर्ल्ड ग्रुप ऑफ एथलीट्स में, तो उन्होंने बनाई थी सर। एलाइड पीपल ने, बहुत सारे ऐसे थे जो डिफरेंट कंट्रीज के, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मिलकर बनाई थी। तो कहीं ना कहीं बेंचमार्क किसने बनाया था, ग्लोबल ने। तो हमें ग्लोबल के साथ मैच करना होता है, बिल्कुल सर हमें मैच करना होता है। तो ये बेंचमार्क कौन सा होगा, अगेंस्ट द ग्लोबल प्रैक्टिसेस। अब क्या ये बेंचमार्क के लिए जो हमें क्या चाहिए, किस लिए थे ये, ताकि हम एश्योर कर पाए क्या क्वालिटी रहनी चाहिए, किसके अंदर क्वालिटी रहनी चाहिए सर, FR के अंदर, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, जो भी हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टर्म्स है उनके अंदर क्लैरिटी रहे, और दूसरा जो भी हम ऑडिट करें उसके अंदर भी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। यस होनी चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद क्या आता है सर, यूनिफॉर्मिटी। अगर हमारे एक ही स्टैंडर्ड फॉलो होंगे तो क्या सबके पास सब एक ही जैसा काम करेंगे, सारे ऑडिटर को सेम गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, तो क्या यूनिफॉर्मिटी रहेगी, बिल्कुल। तो क्या स्टैंडर्ड एश्योर करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, क्वालिटी बनी रहे, चाहे वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आइटम्स हो या ऑडिट का कुछ हो, राइट। और इन सबको करने के लिए जो बंदा होगा, जो ऑडिटर होगा, क्या उसको प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नॉलेज एंड स्किल बंदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सर क्या मतलब है सर, सिंपल सा मतलब है क्या, ऑडिट अगेंस्ट बेंचमार्क, जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस वाले बेंचमार्क है उसके अगेंस्ट जो होते हैं हमें स्टैंडर्ड्स हैं, वो इंश्योर करते हैं कि हम बिल्कुल वही फॉलो करें जो हमारा ग्लोबल प्रैक्टिसेस में फॉलो हो रहा है, ताकि क्या रहे, ताकि अच्छे तरीके से क्या मेंटेन रहे, क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग निकल के आए, ठीक है, ताकि अच्छे डिसीजंस लिए जाएं। फिर और क्या, ऑडिट क्वालिटी बढ़िया रहे, और क्या, यूनिफॉर्मिटी रहे अक्रॉस ऑल, जितने भी ऑडिट्स होंगे उसमें यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। और ये करने के लिए प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल की आपको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। यहां पे ये टॉपिक क्या हो जाता है, हमारा एंड हो जाता है। ठीक है। टेस्ट योर नॉलेज का ये वाला 6 वाला क्वेश्चन आपको करना है, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है। जब आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं तो कौन कौन से ऑडिट एविडेंस का आपको क्या करना पड़ता है, हमें हमेशा डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। और ये केस स्टडी 2 आप बिल्कुल करनी पड़ेगी। क्यों, अगर आपको ऊपर वाले जितने भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है उसके बारे में क्लैरिटी चाहिए तो दिस केस स्टडी 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने हैं, इसको मिस नहीं करना। एम आई क्लियर? यस सर, यू आर वेरी क्लियर। चलिए, यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 1 भी हो जाता है खत्म। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा लेके आऊंगा ताकि आप लोगों को और मजा आए। कुछ ऐसे 500 के स्टैंडर्ड्स को मिक्स करते हुए पढ़ेंगे ताकि लगे कि यार ये तो और ही मजेदार लग रहा है। और आपको कुछ भी अभी तक ऐसा लगा है जो किसी भी वीडियो के अंदर आपको डिफिकल्ट लगाओ तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि डिफिकल्ट क्या है ऑडिट में, ये मैं जानना चाहता हूं। हर मेरा वीडियो के बाद मेरा एक ही पर्पस है कि मुझे कोई बच्चा ये बता दे कि सर डिफिकल्ट क्या है। अगर मैंने अभी वो टॉपिक कवर नहीं करा तो आप लिखो आपको क्या डिफिकल्ट लगता है, और फिर जब मैं वो टॉपिक कवर करूंगा उसमें फिर मैं ये दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्या वो एक्चुअली में डिफिकल्ट था या नहीं था। ऑडिट डिफिकल्ट नहीं है, ऑडिट लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग इसको बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। प्रॉमिस? यस सर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। प्लीज डू लाइक और कमेंट अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिली है या आपको मजा आया तो जरूर करिएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। अगली वीडियो में मिलते हैं, टाटा।